वेपन मास्टर इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 161 से 170। झोंगकांग, तो ये तुम हो। जैसे ही उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, म्यूयान ने उसके बाएं कंधे को पकड़ लिया और उसके चेहरे के भाव तुरंत और भी बदसूरत हो गए। अंततः उसे समझ में आ गया कि हुसैन उसे इस स्थान पर क्यों ढूंढ पाया। पिछले कुछ दिनों से वह गुफा के अंदर नहीं रही और कई बार बाहर भी गई। संभवतः इसी कारण से झोंगकांग को उसके ठिकाने का पता चल पाया। म्यूयान, मुझे दोष मत दो। झोंगकांग ने भयावह रूप से हंसते हुए अपनी कामुक आंखों से म्यूयान की छाती को देखा। तुम केवल अपने आप को दोषी ठहरा सकते हो, क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो और सभी खजाने फीनिक्स फ्लेम एसेंस को अकेले ही लेना चाहते हो। ओह, दूसरे शब्दों में, जब ये बुरा आदमी हुसैन मुझसे फीनिक्स फ्लेम एसेंस छीन लेगा तो क्या वह तुम्हें उसका हिस्सा देगा? म्यूयान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुम्हारा फीनिक्स फ्लेम एसेंस और तांग हुआन के पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है, मुझे केवल तुम्हें पकड़ना है। झोंगकांग की आंखों में एक दुष्ट और कामुक नजर चमक उठी। ठीक है, हुसैन ने कहा। झोंगकांग, अपनी सांसें बर्बाद करना बंद करो। जल्दी करो और उस बदमाश से छुटकारा पाओ। हालांकि वह लगभग समाप्त हो चुका है। स्टेज 5 का मार्शल मास्टर, जिसे स्कारलेट प्रोफाउंड फायर पायथन के जहर और स्पिरिट डिवोइंग फ्रेग्रेंस से जहर दिया गया हो, निस्संदेह मर जाएगा। यदि आप अब वहां जाएं, तो आप आसानी से उस पर उंगली भी नहीं उठा पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में बोलते हुए भतीजी म्यूयान, ये बुरा आदमी वास्तव में आपको धन्यवाद देता है। यदि आपकी सहायता न होती तो हम इस बदमाश से इतनी आसानी से कैसे छुटकारा पा सकते थे। अंत में हुसैन ने म्यूयान की ओर देखा और भयावह ढंग से हंसने लगा। उसकी आंखें आत्मसंतुष्टि से भरी हुई थीं। तांग हुआन की ताकत खराब नहीं थी और संभवतः एक साधारण स्टेज 6 मार्शल मास्टर के बराबर थी। यदि म्यूयान ने उसे ऐसा अवसर नहीं दिया होता, तो म्यूयान से निपटने के दौरान तांग हुआन को पीछे छोड़ना उसके लिए मुश्किल होता। बेशक, उसने तांग हुआन को यहां देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, और यह वास्तव में एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। एक क्षण बाद हुसैन ने देखा कि झोंगकांग अभी भी उसके पास था। वह प्रसन्न होकर बोला, तुम जल्दी क्यों नहीं आ रहे हो? तुम वहां किस लिए खड़े हो? मैनेजर हूँ मैं, म्यूयान। झोंगकांग ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए झिझकते हुए जवाब दिया। ठीक है, मुझे पता है। वह तुम्हारी है। हुसैन ने अधीरता से अपने हाथ हिलाए। हालांकि वह मेरे जैसी ही है। वह पहले ही अपनी आत्मा के तीसरे स्तर को संघनित कर चुकी है और उसे स्टेज 6 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया है। मैं शायद उसे जीवित नहीं पकड़ पाऊंगा। अगर वह बाद में भी जीवित रही तो आप उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। अगर वह दुर्घटनावश मर जाती है तो आप इस बुरे आदमी को दोष नहीं दे सकते। हम पहले से ही स्टेज 6 मार्शल मास्टर में हैं। सुपरवाइजर हो, भले ही वह मर गया हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनके साथ खेलना दिलचस्प हो सकता है। वह अपनी हंसी रोक नहीं सका और बोलते हुए वह हुसैन के शरीर के चारों ओर घूम गया और तेजी से तांग हुआन की ओर भागा जो गुफा के अंत में था। बेशर्म, म्यूयान इतनी क्रोधित थी कि उसका शरीर कांपने लगा। उसके पीले सफेद चेहरे पर शर्म और गुस्से के भाव थे। छी! जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसकी दाहिनी हथेली से प्रकाश की एक लाल धारा इतनी तेज गति से निकली कि उसे नंगी आंखें भी नहीं देख सकती थीं। यह एक और लाल रिबन था। पलक झपकते ही होंगलिंग हवा में फैलकर झोंगकांग के पास आ गया। उसने उसकी गर्दन पर तेज तलवार की तरह वार किया। झोंगकांग ने कभी नहीं सोचा था कि म्यूयान इतना साहसी होगा। हुसैन उसे बाघ की तरह घूर रहा था। उसने वास्तव में उस पर हमला करने का साहस किया, जिससे उसका चेहरा तुरंत बदल गया। जब म्यूयान अभी भी स्टेज 5 का मार्शल मास्टर था तो झोंगकांग ने उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की। अब जब म्यूयान स्टेज 6 का मार्शल मास्टर है, तो झोंगकांग का दिल और भी भयभीत है और उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने वाली है। स्टीवर्ड हु, बचाओ! झोंगकांग बड़ी मुश्किल से लाल रेशमी रिबन से बच पाया और घबराहट में चिल्लाने लगा। उसने अभी बोलना भी पूरा नहीं किया था कि लाल रिबन एक बार फिर उसके पास से सीटी बजाता हुआ गुजरा। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे अपनी कमर पर बंधी तलवार निकालने का भी समय नहीं मिला। इसके तुरंत बाद अत्याचारी शक्ति क्यूई फैल गई और लियूमिंग की गर्दन की त्वचा को फाड़ दिया। दर्द लहरों के रूप में आया, जिससे झोंगकांग घबरा गया। एक बार फिर वह बिजली की तरह उछलते लाल रिबन से बमुश्किल बचते हुए तुरंत मुड़ा और वापस भाग गया। पर्यवेक्षक हो आप। झोंगकांग को अचंभित करने के लिए बस एक नज़र ही काफी थी। कुछ मीटर दूर पर हुसैन स्थिर खड़ा रहा और उसने मदद करने का कोई संकेत नहीं दिया। दुर्भाग्यवश उसे वह प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं मिला जिसने उसे उलझन में डाल दिया था। उसकी गर्दन लाल रेशम से उलझ गई और उसी समय उसकी गर्दन की हड्डियां टूट गईं। उसका शरीर लाल रेशम द्वारा हवा में ऊपर खींच लिया गया, जिससे वह गुफा की दीवारों से जोर से टकराया। प्लॉप! झोंगकांग जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत हिलना बंद कर दिया। पाह पाओ पाह पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। हुसैन ने दोनों हाथ मिलाकर ताली बजाई। उसने पहले दया से जमीन पर पड़े झोंगकांग को देखा, फिर म्यूयान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, स्टेज 6 मार्शल मास्टर में आगे बढ़ने के बाद ये वास्तव में अलग है। यदि आप घायल भी हैं, तो स्टेज 5 मार्शल मास्टर को मारना मुर्गे या कुत्ते को मारने जितना आसान है। अफसोस, मुझे तो उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करने का भी समय नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह।
हुसैन, बूढ़े कुत्ते, यहाँ नाटक करना बंद करो। वह मूर्ख झोंक कांग मर गया। क्या यही आप चाहते हैं? म्यूयान ठंडी हंसी हंसने लगी, लेकिन फिर एक पल में ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्सा और तत्परता झलक रही थी। हुसैन, तुमने खंजर पर जादुई ड्रैगन घास का रस लगाया था। क्यों? भतीजी म्यूयान, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंग थोड़े सुन्न हो गए हैं? भतीजी, तुम विश्वविद्या में निपुण हो। इस बूढ़े की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे सामने जहर उगल सके। हुसैन ने चेहरे पर असहाय भाव लिए अपना सिर हिलाया। हालांकि वह अपने चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान नहीं छिपा सका। आप, म्यूयान का चेहरा गुस्से से भर गया था। वह लाल रेशम को लहराना चाहता था, लेकिन उसका दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठा ही था कि झुक गया। कुछ और बार लगातार प्रयास करने के बाद म्यूयान की भुजाओं में हलचल कम होती गई, जबकि उसका शरीर अधिक से अधिक हिलने लगा। जब चौथा प्रयास विफल हुआ, तब तक वह जमीन पर गिर चुकी थी और आगे नहीं बढ़ सकती थी। जी, म्यूयान की छाती में इंद्रधनुषी आत्मा माउस ने अपने शरीर का आधा हिस्सा छेद दिया, और एक के बाद एक चिंतित चीखें सुनाई दी, जो विशाल गुफा में असाधारण रूप से कान को चीर देने वाली लग रही थीं। ये देखकर हुसैन अपनी खुशी और आत्मसंतुष्टि को अपने सीने में दबा नहीं सका और जोर जोर से हंसने लगा। हालांकि वह वहां नहीं गया। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भतीजी म्यूयान, आपको फिलहाल यहीं आराम करना चाहिए। जब ये बूढ़ा आदमी उस बदमाश के साथ खेल खत्म कर लेगा, तो मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा। हुसैन स्पष्ट रूप से म्यूयान से सावधान था। वह उस पर हमला करने से पहले दवा के प्रभाव के मजबूत होने का इंतजार करना चाहता था। म्यूयान की तुलना में तांग हुआन, जिसे पहले ही स्कारलेट प्रोफाउंड फायर पायथन जहर और स्पिरिट डिवोइंग फ्रेग्रेंस से जहर दिया जा चुका था, उससे कोई खास खतरा नहीं था। हालांकि तांग हुआन अभी भी वहीं खड़ा था और शांत दिख रहा था, लेकिन उसका थोड़ा कांपता हुआ शरीर पहले ही उसे धोखा दे चुका था। वह बदमाश निश्चित रूप से झूठ बोल रहा था। बेटे, मैंने पहले ही तुम्हारा बदला ले लिया है। अपने बैग में रखी चीजों को इनाम समझो। हुसैन अपने मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लिए तेजी से तांग हुआन की ओर चला। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे कुछ आभास हुआ और उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उसका छोटा शरीर अप्रत्याशित रूप से तोप के गोले की तरह आगे की ओर उछला। छी! हवा में किसी चीज के टूटने की हल्की सी आवाज गूंजी। तांग हुआन की दृष्टि में प्रकाश की एक लाल धारा बिजली की तरह उनकी ओर चमकी। बम! एक क्षण में एक विशाल हथौड़े के ढोल पर प्रहार की ध्वनि गुफा के अंत में गूंज उठी। हालांकि हुसैन की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी, फिर भी उनकी पीठ पर लाल बत्ती लगी। वह दबी हुई कराह के अलावा कुछ न कर सका। जैसे ही वह उतरा, वह लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। उसके होठों से गहरे लाल रंग का खून बह निकला। हुसैन की आस्तीन अनजाने में उसके होठों से छू गई और खून पहुंच दिया। उसका चेहरा अत्यधिक क्रोध से भरा हुआ था और उसने तांग हुआन को नजरअंदाज कर दिया, जो 2 मीटर से भी कम दूरी पर था, और जल्दी से मुड़कर देखने लगा। जो पहले तो जमीन पर निश्चल पड़ी थी, अब खड़ी हो चुकी थी। उसके पीले चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। उसके हाथों में लाल रेशमी कपड़ा मानो एक जीवित प्राणी बन गया था, जो एक आत्मिक सांप की तरह हवा में ऐंठ रहा था, मानो वह किसी भी समय घातक हमला कर सकती हो। आप अभी भी चल सकते हैं। हुसैन का चेहरा उदास था और उनके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। मोहक ड्रैगन घास की संवेदनाहारी शक्ति अत्यंत मजबूत थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका स्टेज 6 मार्शल मास्टर विरोध कर सकता था, लेकिन म्यूयान के लिए वह अभी भी खड़ा हो सकता था जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। उन्हें यह बात स्पष्ट थी कि म्यूयान विष के मामले में निपुण है, तथा असाधारण प्रभाव वाले विष मिलना कठिन है। उनकी दुर्लभता मूलतः उन बहुमूल्य रत्नों से कम नहीं थी, और जल्दबाजी में एक को ढूंढना बेहद मुश्किल था, ठीक उसी तरह जैसे स्कारलेट प्रोफाउंड फायर पायथन और स्पिरिट डिवाउरिंग फ्रेग्रेंस म्यूयान ने इस्तेमाल किया था, जो बेहद दुर्लभ थे। लेकिन साधारण जहर म्यूयान की आंखों और नाक से छिप नहीं सका। यदि वह सावधान नहीं रहता, तो उसके पदचिह्न उजागर हो सकते थे, इसलिए उसने ड्रैगन के स्ट्रॉ को चुना, जिसे ढूंढना आसान था। ये तरल पदार्थ घातक नहीं था, तथा एनेस्थीसिया की अवधि केवल 15 मिनट की थी, लेकिन इसकी कोई गंध नहीं थी, तथा इसका कोई इलाज भी नहीं था। इसलिए एक बार जब ये दवा लग जाती थी, तो वह केवल दवा के प्रभाव के समाप्त होने तक प्रतीक्षा कर सकता था। म्यूयान ने उपहास करते हुए कहा, हुसैन, मैं आपको बताना भूल गया, ये बूढ़ी महिला सभी प्रकार के जहरों से प्रतिरक्षित है, यहाँ तक कि स्कारलेट प्रोफाउंड फायर पायथन का जहर और स्पिरिट डिवोइंग फ्रेग्रेंस का भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या? हुसैन का हाव भाव अचानक बदल गया और उसका चेहरा सदमे से भर गया। फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, म्यूयान, अगर तुम जहर से प्रतिरक्षित हो तो क्या हुआ? ये बूढ़ा आदमी 20 साल से अधिक समय से स्टेज 6 मार्शल मास्टर में है, और आप हाल ही में आगे बढ़े हैं। इसके अलावा इस बूढ़े आदमी ने पहले ही आपकी एक भुजा खर्च कर दी है। क्या आपको लगता है कि आप इस बूढ़े आदमी का मुकाबला कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, क्या तुम मुझे भूल गए? ठीक इसी समय, बिना किसी चेतावनी के, एक धीमी हंसी अचानक उसके कानों में घुसी। हुसैन थोड़ा चौंका, और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने महसूस किया कि एक असाधारण भयावह गर्मी ने अचानक पीछे से उस पर हमला किया, बिजली की गति से उसकी पीठ पर वार किया। आओ! हुसैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक धधकती भट्टी में डाल दिया गया हो और उसका पूरा शरीर उसकी गर्मी से पिघलने वाला हो।
अगले ही क्षण उसने अनायास ही सुअर को मारने वाली चीख निकाली और उसका छोटा शरीर बादल की तरह आगे की ओर उड़ गया और कुछ मीटर दूर जा गिरा। तांग हुआन, सामने वाला व्यक्ति लगभग 10 मीटर दूर था और ये दृश्य देखकर म्यूयान की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसके सुंदर चेहरे पर ऐसा आश्चर्य था जिसे छिपाना कठिन था। एक बार फिर उसने तांग हुआन की हथेली में ज्वाला को मूर्त रूप लेते देखा। इससे पहले उसका मन डगमगा गया था और उसने इसे बहुत गहराई से महसूस नहीं किया था, लेकिन अब उसे पता चला कि ज्वाला से इतनी भयानक गर्मी निकल रही थी कि उसकी आत्मा भी कांपने लगी। वह जानती थी कि तांग हुआन एक हथियार परिशोधक था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सच्ची आग इतनी भयानक होगी। केवल ज्वाला की गर्मी के आधार पर हथियार शोधन मास्टर भी वर्तमान तांग हुआन की तुलना करने में सक्षम नहीं होगा। इस आदमी ने ये कैसे किया? आओ! एक और दयनीय चीख ने म्यूयान को जगा दिया। आवाज की दिशा की ओर देखते हुए उसने देखा कि हुसैन जमीन से रेंगते हुए ऊपर आ रहा था और कांप रहा था। उसकी पीठ का आधा हिस्सा पहले से ही काला पड़ चुका था, जबकि उसके हाथ, पैर, चेहरा, गर्दन और अन्य खुले हिस्से पके हुए झींगे की तरह लाल हो चुके थे। उसका रूप देखकर म्यूयान चौंक गया, उसके दिल में सदमा और भी मजबूत हो गया। तांग हुआन को स्कारलेट प्रोफाउंड फायर पायथन और स्पिरिट डिवोइंग फ्रेग्रेंस द्वारा जहर दिया गया था, लेकिन वह अभी भी इतनी शक्तिशाली सच्ची आग को जुटाने में सक्षम था। यहाँ तक कि छठे चरण के मार्शल मास्टर हुसैन भी एक ही वार में इतनी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस विचार के साथ म्यूयान का पहले से ही पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया। कुछ समय पहले तक अगर उसे तांग हुआन की हथेली से मारा जाता तो शायद उसकी हालत हुसैन जैसी ही होती। तांग हुआन, तुम। हुसैन का चेहरा भयावह था, वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था और तांग हुआन को घूर रहा था। उसकी नाक से निकली सांस मानो दो झुलसाने वाली गर्म धाराओं में बदल गई हो। यद्यपि म्यूयान के प्रहार से उसके आंतरिक अंग घायल हो गए थे, लेकिन इसे गंभीर नहीं माना गया। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह तांग हुआन द्वारा घात लगाकर हमला किया जाएगा, जिसने पहले कभी उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली थीं। उनके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि यह गुप्त हमला एक अवसर था जिसे उन्होंने स्वयं निर्मित किया था। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि वह अचंभित रह गया। उसके पास बचने का भी समय नहीं था, जवाबी हमला तो दूर की बात थी। अंत में वह लगभग उठ नहीं सका। इस समय यद्यपि वह क्रोधित था, फिर भी वह स्तब्ध था। छठे चरण का एक शक्तिशाली मार्शल मास्टर पांचवें चरण के मार्शल मास्टर के गुप्त हमले के तहत वास्तव में इतना बुरी तरह घायल हो गया। उम्र 5 मार्शल मास्टर, वास्तव में यह भारी घायल था। तांग हुआन की सच्ची आग के अत्याचार की डिग्री उसकी कल्पना को पूरी तरह से पार कर गई थी और उसने उसकी पिछली समझ को भी पूरी तरह से पलट दिया था। हालांकि तांग हुआन ने हुसैन की निगाह को नोटिस नहीं किया। वह धीरे धीरे कुछ कदम पीछे चला गया। अपने पैरों को ऊपर उठाने के साथ उसके हाथ में इंद्रधनुष ब्लेड दिखाई दिया। बस एक चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ी और ब्लेड से निकलने वाली गर्मी एक पदार्थ में ठोस रूप में परिवर्तित हो गई, जिससे रेनबो सेबर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वह जलती हुई लपटों की एक परत में लिपटा हुआ हो। आसपास के स्थान से चटचटाहट की आवाजें आने लगीं। गुफा के अंदर का तापमान अचानक बढ़ गया। म्यूयान अचानक वास्तविकता में वापस आ गया और सीधे तांग हुआन को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, तांग हुआन, तुम्हें जहर तो नहीं दिया गया? वर्तमान तांग हुआन में जहर दिए जाने का कोई भी लक्षण नहीं था। हाँ, तांग हुआन ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उन सभी को मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया था। आत्मा भक्षण करने वाली सुगंध डेंटियन को नष्ट कर सकती है। यदि आप आत्मा भक्षण सुगंध से प्रभावित नहीं हुए होते तो आप स्कारलेट प्रोफाउंड फ्लेम पायथन के जहर को परिष्कृत करने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन आप आत्मा भक्षण सुगंध से प्रभावित हुए थे। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या आपका शरीर भी मेरे शरीर की तरह विषयों के प्रति प्रतिरक्षित है? म्यूयान सदमे में चिल्लाया। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं हथियार शोधक से हूँ? तांग हुआन ने अपना लंबा ब्लेड पकड़ लिया और कदम दर कदम आगे बढ़ा। यदि आप वास्तविक क्यूई को परिष्कृत नहीं कर सकते तो आप तब भी नहीं कर सकते जब आपको इसकी आवश्यकता न हो। सच्ची आग। म्यूयान अचंभित रह गया। जब सच्ची अग्नि की शक्ति एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती है तो वह वास्तव में दुनिया की अधिकांश जहरीली सामग्रियों को जलाकर परिष्कृत कर सकती है। यद्यपि यह शरीर विष के प्रति प्रतिरक्षित नहीं था, फिर भी यह बहुत दूर भी नहीं था। सच्ची आग तांग हुआन ने अभी जो गर्मी दिखाई थी उससे शायद वह वास्तव में स्कारलेट प्रोफाउंड फायर पायथन और स्पिरिट डिवोइंग फ्रेग्रेंस के जहर को परिष्कृत कर सकता था। इस समय म्यूयान को अचानक तांग हुआन के वे शब्द याद आ गए जो उसने तब कहे थे जब वह कोई कदम उठाने में असफल रही थी। उस समय जब वह शांत हो गई थी, उसने तांग हुआन की बातों पर एक भी बात पर विश्वास नहीं किया था और उसने अपनी गलती के लिए एक बहुत ही उचित स्पष्टीकरण भी ढूंढ लिया था। अब उसे एहसास हुआ कि उस समय उसका स्पष्टीकरण बहुत हास्यास्पद था। संभवतः तांग हुआन उस समय पहले से ही खूब हंस रहा था। तांग हुआन, ये निश्चित रूप से एक साधारण सच्ची आग नहीं है। हुसैन अब और अपने आप को रोक नहीं सका और पूरी ताकत से दहाड़ने लगा। उसकी आंखें भय और निराशा से भरी थीं। उसके सामने उसके शरीर से गर्मी का एक समुद्र उमड़ रहा था। पिंसर हमले के तहत हुसैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह स्टीमर में भाप से पके हुए रोटी में बदल गया हो। ये जीवन मौत से भी बदतर था। तांग हुआन के हर कदम के साथ वह पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
यदि उस पर घात लगाकर हमला नहीं किया गया होता तो उसके पास अभी भी तांग हुआन से सीधे लड़ने का आत्मविश्वास था, लेकिन अभी वह अपने शरीर में असली क्यूई को सक्रिय भी नहीं कर सकता था। जवाबी हमला करना तो दूर की बात थी, उसके पास भागने का भी कोई मौका नहीं था। ये वास्तव में कोई साधारण सच्ची अग्नि नहीं है, यह एक निर्वाण पवित्र अग्नि है। तांग हुआन ने उदासीनता से मुस्कुराया और हुसैन और म्यूयान को दयनीय दृष्टि से देखा। मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है और ओरियोल उसके पीछे चलता है। कभी कभी पीली गौरैया आवश्यक रूप से पीली गौरैया नहीं होती। सिकाडा एक पीली गौरैया थी। हुसैन, तुम्हें अपने रास्ते पर चले जाना चाहिए। एक निर्वाण संत। हुसैन ये समझने में पूरी तरह असमर्थ था कि तांग हुआन ने उसके बाद क्या कहा था। वह पहले से ही तांग हुआन द्वारा बोले गए 4 शब्दों निर्वाण पवित्र अग्नि से स्तब्ध था। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह सदमे में अनैच्छिक रूप से चिल्ला उठा। हालांकि इससे पहले कि वह आग शब्द बोल पाता, विपरीत दिशा से लाल रंग का उग्र ब्लेड उसकी ओर बढ़ चुका था। अगले ही पल हुसैन को अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ, फिर उसका सिर हवा में उछल गया। कई चक्करों के बाद उसकी चेतना पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अपडेट के बाद समय की जांच करने की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रकार प्रदर्शित समय अनिश्चित था। ये कल या परसों की तरह रात के करीब 10 बजे का समय हो सकता है। बाद के दोनों लोग उसके बाद ही स्थिति को देख पाए। बूम! उसी समय हुसैन का सिर विहीन शरीर गिर गया, खोपड़ी जैसा सिर जमीन पर गिर गया, हर जगह खून फैल गया, जिससे म्यूयान, जिसने ये दृश्य देखा, उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। निर्वाण पवित्र अग्नि। 5 महान आध्यात्मिक अग्नि में से एक निर्वाण पवित्र अग्नि। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने जो ज्वालाएं प्रकट की उनकी गर्मी इतनी भयावह थी, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्कारलेट प्रोफाउंड फायर पायथन और स्पिरिट डिवोइंग फ्रेग्रेंस के जहर को परिष्कृत करने में सक्षम था, और इसे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। यह आदमी बहुत डरावना था। प्राचीन काल से लेकर अब तक अनगिनत शस्त्रशोधक 5 महान आध्यात्मिक अग्नि को एक साथ मिलाने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन ऐसा करने में सक्षम लोगों की संख्या बहुत कम थी। पिछले 100 वर्षों में 5 महान आध्यात्मिक अग्नि के निशान ढूंढना बेहद कठिन हो गया था। ऐसे बहुत कम कलाकार थे जो आध्यात्मिक अग्नि को खोज पाते थे, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उन्हें सफलतापूर्वक प्रज्वलित कर पाता। लेकिन ये तांग हुआन व्यक्ति वास्तव में पिछले 100 वर्षों में आध्यात्मिक अग्नि को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने वाला पहला व्यक्ति बन गया था। सबसे पहले उन्होंने सच्ची अग्नि को धातु के 5 तत्वों की संरचना के साथ मिश्रित किया। कुछ महीनों के बाद वह धातु रूपी 5 तत्वों के शरीर में विलीन हो गया। टकराना, कच, कदमों की आवाज आई। तांग हुआन को देखकर जो कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा था, म्यूयान का दिल कड़वाहट से भर गया। उसके हाथ में पकड़ा लाल रिबन भी धीरे से जमीन पर गिर गया। अब उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रही। तुम भाग तो नहीं रहे हो? म्यूयान से 2 मीटर दूर रुककर तांग हुआन ने अपनी भौहों के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया, कुछ आश्चर्यचकित हुआ। भाग जाना? क्या मैं बच सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। म्यूयान फूट फूट कर हंसा। ये जानने के बाद कि तांग हुआन निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलीन हो गया है, अब उसे तांग हुआन को हराने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर वह घायल नहीं हुआ तो उसे विश्वास था कि उसके लिए बच निकलना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब उसका बायां कंधा लगभग छिद गया था और उसका पूरा बायां हाथ अपंग होने के बराबर था। इसके अलावा उसके दाहिने कंधे से उसके शरीर में जो गर्मी घुस गई थी, वह न केवल गायब नहीं हुई, बल्कि वास्तविक क्यूई के परिसंचरण के साथ साथ फैल गई। आज उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आंतरिक अंगों में आग लग गई हो। इन 2 चोटों के कारण उसे बच निकलने का कोई भरोसा नहीं था। आप अपनी सीमाएं जानते हैं। तांग हुआन अनजाने में मुस्कुराया। आप मेरे ठिकाने को जानते हैं, मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें जाने भी दूं तो मुझे डर है कि तुम कुछ वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह पाओगे। आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति। म्यूयान को कुछ समझ में आया, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। बिल्कुल, तांग हुआन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह सच्ची अग्नि की शक्ति थी जिसने आपके शरीर पर आक्रमण किया था, तो इसे बाहर निकालना और घुलना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि इसे आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति से बदलना स्वर्ग तक चढ़ने जितना ही कठिन होगा। कुछ वर्षों बाद जब तुम्हें यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा जाएगा, तब बेहतर होगा कि तुम अभी एक सुखद मौत मरो। उद्धरण चिन्ह। निर्वाण पवित्र अग्नि और बोधिसत्व अग्नि की विशेषताएं अलग अलग थीं, लेकिन चाहे वह कोई भी हो, उन सभी में एक विशेष विशेषता थी, और वह ये थी कि एक बार आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति शरीर में प्रवेश कर गई तो वह निश्चित रूप से अपने आप कमजोर नहीं होगी और नष्ट नहीं होगी। बोधिसत्व अग्नि लकड़ी प्रकार के 5 तत्वों से संबंधित थी। जब आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति ने आक्रमण किया तो ये शरीर के भीतर संघनित हो गई और आकार ले लिया, लगातार बढ़ती रही, और शान शान के शरीर के अंदर शुद्ध यान गोली मन का प्रकार की चीज बन गई। हालांकि निर्वाण पवित्र अग्नि की शक्ति आध्यात्मिक मेरिडियन, डेंटियन और यहाँ तक कि मांस शरीर को हर समय जलाती रहती थी, जिससे व्यक्ति को मृत्यु से भी बदतर महसूस होता था। आप ठीक कह रहे हैं। तांग हुआन, आगे बढ़ो। उद्धरण चिन्ह। म्यूयान ने हल्की सांस ली। ये तांग हुआन था जो आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में लंबा ब्लेड इंद्रधनुष की तरह था, और पलक झपकते ही अतुलनीय रूप से तेज ब्लेड की धार पहले से ही म्यूयान की खूबसूरत जेड गर्दन के किनारे के पास थी, और गर्मी की लहर एक ज्वार की तरह थी, उसके बालों को लपेटकर उसके सिर के पीछे बेतहाशा नाच रही थी। चीख चीख, चीख चीख,
चीखों के बीच एक बहुरंगी आकृति म्यूयान की छाती से बाहर निकली और उसके कंधे पर आ बैठी, लगातार अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और तांग हुआन पर अपने पंजे लहराते हुए। ये वास्तव में वही छोटा रेनबो स्पिरिट माउस था जो अपने रोएदार फर के साथ अत्यंत मनमोहक था। आध्यात्मिक जानवर। तांग हुआन का लंबा ब्लेड हवा में रुक गया, उसकी भौहें दिलचस्पी से भर गईं। यह एक 7 रंग वाला स्पिरिट माउस है। ये दुनिया के सभी स्पिरिट बीस्ट्स बोर्ड में 7वें स्थान पर है। यह अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसमें अधिक क्षमता नहीं है, लेकिन ये गन से पता लगाने में अच्छा है। म्यूयान ने इंद्रधनुषी आत्मा माउस के सिर को सहलाया, उसकी खूबसूरत आंखों की गहराई में अनिच्छा और पछतावे की झलक दिखाई दी। अब मैं समझा, चूंकि आप इस जगह को खोजने में सक्षम हैं, तो इस छोटी सी चीज ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया होगा। तांग हुआन ने अचानक पूछा। वास्तव में यही बात है। जब फीनिक्स स्पिरिट वैली ने आपको झुलसा देने वाला सूर्य पत्थर दिया था, तो मैंने आप पर एक सुगंध छोड़ी थी और यह उस सुगंध का अनुसरण करते हुए आपका स्थान ढूंढने लगा था। उद्धरण चिन्ह। म्यूयान फूट फूट कर हंसा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, भले ही तांग हुआन के पास सभी फीनिक्स फ्लेम एसेंस होते, तो वह जल्दबाजी में ऐसा नहीं करती। अफसोस हुआ कि अब पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। अगर मैं मर गया होता, तो 7 रंग वाला आत्मा चूहा आपके नियंत्रण से बच नहीं पाता। ये छोटा सा भूत अन्य आध्यात्मिक जानवर से अलग है। ये जन्म से ही मेरे साथ है, इसलिए मुझे डर है कि यह अब आपको अपना स्वामी नहीं पहचान पाएगा। मुझे आशा है कि आप इसे कोई रास्ता दे सकेंगे और इसे जाने देंगे। उद्धरण चिन्ह। जी। इंद्रधनुषी आत्मा चूहे ने अपना सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाया और चिल्लाना शुरू कर दिया। चूहे ने अपना सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाया और रोने लगा। हाँ, एक तीखी आवाज निकली। जियो बुदियन अंततः खुद को रोक नहीं सका और तांग हुआन की पीठ पर पड़े कपड़े के थैले से बाहर आ गया। वह तांग हुआन के कंधे पर लेट गया और अपना सिर बाहर निकालकर देखने लगा। तांग हुआन को जहर दिया गया था, लेकिन यह जियाओ बुदियन पूरी तरह से ठीक था। सबसे पहले, उसने कभी दरवाजे पर लगी अंगूठी को नहीं छुआ था, और दूसरी बात, उसके पास कोई डेंटियन नहीं था, और असली क्यूई के बिना आत्मा भक्षण करने वाली सुगंध का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। चीख चीख। इंद्रधनुषी आत्मा चूहा दंग रह गया। उसने अपना सिर झुकाया और जियाओ बुदियन को संदेह से देखा, जबकि दोनों आध्यात्मिक जानवर उसे घूर रहे थे। ये है ब्लू ड्रैगन। पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर ब्लू ड्रैगन कौन है? उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसने केवल एक सिर देखा था, म्यूयान आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने तांग हुआन को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलय के बाद हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर का रास्ता आपके लिए पहले से ही एक लंबा रास्ता है। अपनी प्रतिभा के साथ ब्लू ड्रैगन की मदद से आप उस बाघ की तरह हैं जिसके पंख उगाए हैं। यहाँ तक कि स्वर्गीय फोजिंग सिटी की महिला को भी आपसे तुलना करना कठिन लगेगा, और एक दिन ग्रैंड मास्टर दायरे को पार करना भी असंभव नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे हाथों मरना मेरे लिए अन्याय नहीं है। तांग हुआन, मुझे मार डालो। उद्धरण चिन्ह। म्यूयान ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह अपने भाग्य को स्वीकार कर रहा हो, और चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन बहुत जल्दी ही म्यूयान को एहसास हुआ कि उसकी गर्दन के किनारे लटका हुआ ब्लेड काट नहीं रहा था, और जो गर्मी उसे इस हद तक जला रही थी कि उसे दर्द हो रहा था, वह भी जल्दी ही गायब हो गई। आश्चर्य से अपनी आंखें खोलते हुए उसने देखा कि तांग हुआन ने लंबे ब्लेड को वापस अपने कंधे पर रख दिया था, और ब्लेड के शरीर पर गर्मी पहले ही गायब हो चुकी थी। तांग हुआन, तुम मुझे जाने देना चाहते हो? म्यूयान बहुत हैरान था। तुम्हें जाना है? क्या मजाक? तांग हुआन के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा जब उसने म्यूयान को एक मुस्कान के साथ देखा जो कि मुस्कान नहीं थी। आप, ये सुनकर म्यूयान के चेहरे पर शर्म और गुस्सा झलकने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, तांग हुआन, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो। यदि आप मुझे अपमानित करना चाहते हैं तो मेरे पास दरवाजा भी नहीं है। तुम्हें मारूं, ये बहुत दुख की बात है। तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद लीं और म्यूयान को देखा, एक स्टेज 6 मार्शल मास्टर जो जहर में विशेषज्ञ है और मजबूत है। बिना आवाज किए मरना बहुत ही बेकार है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि यह स्टेज 6 मार्शल मास्टर पूरी दुनिया में 7वें स्थान पर है। एक 7 रंग का आत्मा माउस जो ट्रैकिंग और ट्रैकिंग में विशेषज्ञ है। तांग हुआन, तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? म्यूयान का चेहरा उदास हो गया और वह चिल्लाया, मेरे पास बस एक अनुयायी की कमी है। म्यूयान, आप बिल्कुल सही हैं। तांग हुआन हंसा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में बेबसी का भाव था। क्या पालन करने वाला? उद्धरण चिन्ह। म्यूयान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसका माथा अनियंत्रित क्रोध और शर्म से भर गया था, और उसने वास्तव में जैद दांतों की उन 2 पंक्तियों को लगभग तोड़ दिया था। तांग हुआन, तुम बहुत आगे चले गए हो। मैं मर भी जाऊं तो भी आपका अनुयायी नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। म्यूयान, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तांग हुआन ने उपहास किया और तुरंत 8 फीनिक्स फ्लैश तकनीक को अंजाम दिया। म्यूयान के सामने एक अजीब तरीके से प्रकट हुआ। म्यूयान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तांग हुआन इस समय अचानक हमला करेगा, और उसके पास कोई बचाव भी नहीं था। इससे पहले कि वह अपनी होश में आ पाती, तांग हुआन की दाहिनी हथेली ने बिजली की गति से उसके निचले पेट पर प्रहार किया, और आध्यात्मिक अग्नि का एक गोला बह निकला जो सीधे उसके डेंटियन में प्रवेश कर गया। म्यूयान कराह उठा, वह कई कदम पीछे हट गया। जब उसने अपना शरीर स्थिर किया तो उसका सुंदर चेहरा क्रोध से भर गया। तांग हुआन, तुम
क्या आपने वास्तव में आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति को सीधे मेरे डेंटियन में जबरन डाल दिया? उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन ने जो आध्यात्मिक अग्नि उसके शरीर में डाली थी, वह उस आध्यात्मिक अग्नि से बहुत भिन्न थी जिसे उसने अपने दाहिने कंधे से उसके शरीर में डाला था। यह एक गेंद के रूप में एकत्रित हो गया और गर्मी नियंत्रित हो गई। लगभग उसी समय ये प्रकट हुआ, आध्यात्मिक अग्नि की वह किरण जो उसके शरीर के भीतर तैर रही थी, चुंबक द्वारा आकर्षित लोहे के टुकड़े की तरह, तुरंत वास्तविक क्यूई की बाधा में घुस गई और दानतयान में प्रवेश कर गई और उसके साथ विलीन हो गई। अब म्यूयान को केवल यह महसूस हुआ कि उसका निचला पेट गर्म और सामंजस्यपूर्ण था, उसके आंतरिक अंगों और आध्यात्मिक मेरिडियन के बीच जलन भी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। डेंटियन के अंदर आध्यात्मिक अग्नि शक्ति की अतिरिक्त गेंद के अलावा स्थिति में बहुत सुधार हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि आध्यात्मिक अग्नि का गोला अंदर प्रवेश करने के बाद बहुत शांत था, फिर भी वह उसके अंदर मौजूद भयावह गर्मी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। यह एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह था। एक बार यह विस्फोट हो गया तो संभवतः यह उसे शीघ्र ही जलाकर राख कर देगा। इससे म्यूयान को अपने दिल की गहराइयों से डर महसूस हुआ। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कैसे निश्चिंत होकर आपको अपना अनुयायी बनने दूंगा? तांग हुआन उदासीनता से मुस्कुराया। आध्यात्मिक अग्नि ऊर्जा की गेंद जो म्यूयान के शरीर में भेजी गई थी उसे उसने एक गेंद में संघनित कर दिया था। एक बार जब वास्तविक क्यूई नष्ट हो जाती तो वह तुरंत फट जाती और नष्ट होने से पहले आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति को पुनः संघनित करने से ही म्यूयान सुरक्षित और स्वस्थ रह पाता। यह म्यूयान के शरीर के अंदर एक टाइम बम की तरह था। तांग हुआन तभी जीवित रह सकेगा जब वह जीवित रहेगा। यदि वह किसी दुर्घटना में या किसी व्यक्ति द्वारा मारा जाता तो म्यूयान अधिकतम 3 दिनों तक उसके पदचिन्हों पर चलता। तांग हुआन को जहर के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह म्यूयान को नियंत्रित करने के लिए केवल इस विधि को चुन सकता था। तांग हुआन, तुम सचमुच दुष्ट हो। म्यूयान की आंखें आग उगल रही थीं, शब्द उसके दांतों के बीच से निकल रहे थे, मानो वह तांग हुआन को टुकड़ों में फाड़ देने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। दुष्ट, उसकी बातें सुनकर तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। मिस म्यूयान, आपकी तुलना में जिन्होंने हमला करते ही स्कारलेट प्रोफाउंड फायर पायथन और स्पिरिट डिवोइंग फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया, मैं बहुत ही हीन हूँ। तुम, म्यूयान अवाक था। आपके डेंटियन में आध्यात्मिक अग्नि की गेंद 3 दिनों तक सुप्त रह सकती है। मैं इसके फटने से पहले इसे लगातार संघनित करता रहूंगा। तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जब तक मैं जीवित हूं आपका अनुयायी जीवित रहेगा। बेशक, आप किसी भी समय आत्महत्या करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन आपके आत्महत्या करने के बाद शायद किसी शहर के किसी खास हिस्से में लोगों के देखने के लिए एक बहुत ही सुंदर नग्न महिला की लाश रखी होगी। उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन, तुम कमीने। म्यूयान का पीला चेहरा तुरंत लाल हो गया। हरामी। तांग हुआन ने अपनी भौहें उठाईं, उसकी आंखों में अचानक बहुत तेज नजर आई और उसने कहा, म्यूयान, मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार होगा जब मैं तुमसे ये 2 शब्द सुनूंगा। तुम्हारे अनुयायी को ऐसा दिखना चाहिए जैसे कि उसका कोई अनुयायी हो। अब अपना 10% फीनिक्स फ्लेम एसेंस सौंप दें। उद्धरण चिन्ह। म्यूयान गुस्से में था, उसने अपने दांत पीस लिए और काफी देर तक तांग हुआन को घूरता रहा, लेकिन अंत में उसने अपने शरीर पर से छोटी सी गठरी उतारी और तांग हुआन पर फेंक दी। ये लो। तांग हुआन ने उसे एक ही बार में पकड़ लिया और फिर अपने शरीर से बैग हटा लिया। उसने पूर्ण आत्मा वृक्ष का लकड़ी का बक्सा खोला और तुरंत म्यूयान का बैग उसके अंदर ठूंस दिया। फैंग यू, फीनिक्स स्टोन, ड्रैगन क्रिस्टल, फीनिक्स लॉसार। उद्धरण चिन्ह। तुरंत ही सुनहरी और लाल रोशनी का एक चमकदार विस्फोट प्रकट हुआ। म्यूयान की खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसने अनायास ही ठंडी हवा की सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि तांग हुआन के लकड़ी के बक्से में वास्तव में इतने सारे अमूल्य खजाने होंगे। ड्रैगन क्रिस्टल और फीनिक्स फ्लेम एसेंस का होना एक बात थी, लेकिन उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि भले ही उनकी संख्या उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी, फिर भी वे स्वीकार्य सीमा के भीतर थे। हालांकि फीनिक्स फेदर और फीनिक्स स्टोन 2 ऐसी चीजें थीं जिनके कारण उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। चाहे वह फीनिक्स पंख हो या फीनिक्स पत्थर, वे दोनों दुर्लभ खजाने थे। भले ही वे 3 महान साम्राज्य के शाही परिवार, दिव्य हथियार मंडप या स्टार महासागर वाणिज्य थे, उनके पास एक भी फीनिक्स पंख या फीनिक्स स्टोन नहीं हो सकता था। लेकिन तांग हुआन के लिए अकेले फीनिक्स पंख में 6 थे और फीनिक्स स्टोन आश्चर्यजनक रूप से 30 या उससे अधिक तक पहुंच गया था। इस कमीने को इतनी अच्छी चीजें कहां से मिलीं? क्या ये फीनिक्स नेस्ट हो सकता है? जैसे ही तांग हुआन संदूक को बंद करने वाला था, म्यूयान का ध्यान संदूक के अंदर चमकदार सोने की चीज पर गया। अविनाशी चमकदार स्वर्ण। तांग हुआन के हाथ रुक गए। उसने आवाज का अनुसरण करते हुए म्यूयान को देखा और फिर उसकी निगाह का अनुसरण करते हुए उस लौहयस्क को देखा जो सोने की तरह चमक रहा था। इस चीज को अविनाशी सोना कहा जाता है। ये सही है, यह एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग दिव्य कलाकृतियां बनाने के लिए किया जा सकता है। म्यूयान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा। जब उसने लौहयस्क के समूह को देखा तो उसकी आंखों में कट्टरता का एक अतिरिक्त संकेत देखा जा सकता था। यदि यह खबर फैल जाए तो संभवतः पूरी दुनिया इस पर पागल हो जाएगी। एक दिव्य उपकरण बनाना। तांग हुआन हैरान रह गया। वह पहले से ही जानता था कि यह लौहयस्क असाधारण है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इसका उपयोग उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होगा।
उस क्षण तांग हुआन की इच्छा थी कि वह तुरंत फीनिक्स नेस्ट में वापस लौटकर अंदर के सभी अविनाशी शानदार सोने को बाहर निकाल सके और उसे छिपाने के लिए एक बेहतर जगह ढूंढ सके। काफी देर के बाद तांग हुआन शांत हो गया, उसने संदूक को ढक दिया और खड़ा हो गया। मुयान, आज से यह संदूक तुम्हारा होगा। मुझे ये बक्सा उठाने दो। तांग हुआन, तुमने सचमुच मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। म्यूयान एक पल के लिए चौंका और फिर घबराकर और चिढ़कर गुर्राया। यदि अनुयायी ऐसा काम नहीं करता तो क्या मैं, गुरु, ऐसा कर सकता हूँ? तांग हुआन ने ठंडे स्वर में उपहास किया। आप, मुझे चोट लगी है। उद्धरण चिन्ह, आपके कंधे में चोट लगी है लेकिन आपकी पीठ में नहीं। चलो, तुम्हें जल्दी चलना चाहिए और हमारे पास आना चाहिए। तांग हुआन को अब म्यूयान की उग्र निगाहों की परवाह नहीं थी। अपनी लंबी तलवार लेकर वह बड़े कदमों से गुफा से बाहर निकला। जियो बुदियन, क्या अब तुम संतुष्ट हो? यदि इस छोटे साथी के बार बार अनुरोध न होते तो तांग हुआन निश्चित रूप से उसे जीवित नहीं रहने देता। वह अच्छी तरह से जानता था कि जियो बुदियन की नज़र रेनबो स्पिरिट माउस पर थी, लेकिन म्यूयान और रेनबो स्पिरिट माउस के बीच के रिश्ते को देखते हुए, भले ही उसने आत्महत्या न की हो, रेनबो स्पिरिट माउस तांग हुआन द्वारा वश में नहीं किया जा सकेगा और उसके साथ नहीं रह सकेगा। जियाओ बुदियन हमेशा अकेला रहता था। चूंकि वह एक छोटा साथी ढूंढना चाहता था, तांग हुआन केवल उसे संतुष्ट करने का एक तरीका सोच सकता था। यह, जियाओ बुदियन ने उत्साह से सिर हिलाया। वह अचानक कपड़े की थैली से बाहर निकला और तांग हुआन के कंधे पर बैठ गया और अपने छोटे पंजे इंद्रधनुषी आत्मा चूहे की ओर हिलाने लगा, मानो वह उसे बुलाना चाहता हो। रेनबो स्पिरिट माउस को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और एक चरमराहट की आवाज के साथ वह म्यूयान की छाती में कूद गया। यह, जियो बुदियन ने अपना गर्म चेहरा अपने ठंडे नितंबों से चिपका लिया और तुरंत क्रोधित हो गया। एक लात मारकर नीचे कूदते हुए वह धुएं के एक झोंके की तरह म्यूयान के सामने भागा, फिर उसके कपड़े पकड़े और तेजी से ऊपर चढ़ गया। म्यूयान ने भौहें सिकोड़ी। वह आध्यात्मिक पशु के बारे में इतनी उत्सुक थी कि वह उसे नीचे उतारने में सफल नहीं हो सकी। लेकिन अगले ही पल म्यूयान शर्मा गई और चीख पड़ी। जियो बुदियन ने वास्तव में म्यूयान की छाती पर वसा की 2 गांठों में अपने छोटे पंजे बढ़ाए और 7 रंग वाले आत्मा माउस की पूंछ को पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। जब तांग हुआन ने यह देखा तो वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। रात अंधेरी थी और रक्त ज्वाला पर्वत की चोटी से कुछ ही दूरी पर एक जंगल की गुफा में अलाव जलाया जा रहा था। अलाव के ऊपर एक भेड़िए की खाल उतारकर उसे सुनहरा होने तक भून दिया गया था। तेल रिसता रहा और आग में टपकता रहा, जिससे तड़तड़ाहट की आवाजें आती रहीं। अनजाने में ही वह सुगंध गुफा के अंदर पूरे स्थान में फैल गई थी और बाहर भी फैल रही थी। अलाव के पास तांग हुआन पैर पर पैर रखकर बैठा था। इतने लंबे समय तक फीनिक्स लेयर में रहने के बाद भी उसने कुछ नहीं खाया था, न ही उसे भूख लगी थी। हालांकि फीनिक्स लेयर छोड़ने के कुछ समय बाद ही तांग हुआन के पेट में तुरंत गड़गड़ाहट होने लगी। जब वह गुफा से बाहर निकला तो रात काफी हो चुकी थी। तांग हुआन ने सबसे पहला काम एक जंगली भेड़िए को मारकर उसे उसकी वर्तमान स्थिति में ला दिया। दूसरी ओर म्यूयान अपने घुटनों पर हाथ रखे बैठा था। समय समय पर वह तांग हुआन की ओर ऐसी आंखों से देखता था जिनमें छिपाया न जा सकने वाला क्रोध छिपा होता था। कुछ ही दूरी पर जियाओ बुदियन को उस मांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो लगभग पक चुका था। वह लगातार बकबक कर रहा था और उसका मोटा शरीर कभी फैलता तो कभी सिकुड़ता था। जियाओ बुदियन स्पष्ट रूप से इसकी प्रतिक्रिया से बहुत प्रसन्न थे। परिणामस्वरूप जियाओ बुदियन कभी कभी अपने छोटे पंख फैलाकर हवा में फड़फड़ाने लगता था। उसने रेनबो स्पिरिट माउस को अपनी पीठ पर चढ़ने और उसके साथ खेलने का संकेत भी दिया। 2 छोटे साथियों की उपस्थिति को देखकर तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका और भुने हुए जंगली भेड़ियों को अलाव से दूर ले गया। पकड़ना। तांग हुआन ने गर्मी की परवाह नहीं की और सीधे भेड़िए के एक पैर को तोड़ दिया और उसे म्यूयान की ओर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही तांग हुआन ने दूसरे पैर को तोड़ा और उसे खाने वाला था, उसने अचानक भौहें सिकोड़ ली और पलक झपकते ही उसने कुछ मीटर दूर छेद की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाली नजर उभरी। म्यूयान, जिसने अभी अभी भेड़िए का पैर पकड़ा था, उसे भी कुछ आभास हुआ और उसने भी गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। बाहर आओ। तांग हुआन, जो मजे कर रहा था, और रेनबो स्पिरिट माउस एक ही समय में चौंक गए और उनकी चारों आंखें उनकी ओर घूमने लगीं। कुछ क्षण बाद गुफा के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसके बाद घनी घास के बीच से एक छोटी सी आकृति उभरती हुई दिखाई दी। तांग हुआन को आश्चर्य हुआ। वह एक छोटा बच्चा निकला जो केवल 1 या 2 साल का था। उसका चिकना और छोटा शरीर मिट्टी और रेत से ढका हुआ था और उसका चेहरा भी उसी तरह भूरा था। यद्यपि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, फिर भी उसके चेहरे की रूपरेखा अत्यंत उत्कृष्ट थी, विशेषकर उसकी काली आंखें। इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे हो सकता है? तांग हुआन बेहद हैरान था। ये पहले से ही फैंग मिंग पर्वत का सबसे गहरा हिस्सा था, इसलिए यह बच्चा निश्चित रूप से अकेले भाग नहीं पाएगा। ये बहुत संभावना थी कि उसके माता पिता उसे यहाँ लाए थे। इस क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। शायद उसके माता पिता को उनके दुश्मनों ने मार डाला था, या शायद उसके माता पिता के साथ कोई अप्रत्याशित दुर्घटना घटी थी जिसके कारण वे समय पर वहां से नहीं निकल सके। परिणामस्वरूप वह अकेला रह गया। एक पल में ही तांग हुआन ने कई अलग अलग परिदृश्यों की कल्पना कर ली थी। म्यूयान ने भी अपने लाल होंठ थोड़े से खोले। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। फैंग मिंग पर्वत की गहराई में ऐसे बच्चे को देखने की संभावना एक पेड़ पर चढ़ने वाली सुअर की संभावना से कम नहीं थी।
हाँ, चीख चीख। ज़ियाओबुदियन और रेनबो स्पिरिट माउस ने अपने सिर झुकाकर एक दूसरे की ओर देखा, ऐसा लग रहा था कि वे बहुत उत्सुक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे ने भी गुफा से आती सुगंध को सूंघ लिया था, क्योंकि वह लार निगल रहा था। उसने दयनीय दृष्टि से तांग हुआन को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए भेड़िए के पैर को देखा जो सुनहरा भुना हुआ था। यहाँ आओ। छोटे बच्चे की आंखों में इच्छा और भय का मिश्रण था, जिससे तांग हुआन का दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा। उसने अवचेतन रूप से एक दयालु मुस्कान प्रकट की, गुफा के बाहर छोटे बच्चे की ओर हाथ हिलाया और फिर अपने हाथ में सुगंधित भेड़िए के पैर को लहराया। शायद यह उसके पिछले जन्म में उसकी छोटी बहन की मृत्यु के कारण था, लेकिन तांग हुआन के मन में ऐसे बच्चे के प्रति ज्यादा प्रतिरोध नहीं था। चूंकि वह उससे मिल चुका था, इसलिए उसके लिए उसे नजरअंदाज करना असंभव था। भोजन के लालच और भूख की वजह से बच्चा अंततः लड़खड़ाने लगा। हालांकि उनकी आंखों में अभी भी सावधानी और सतर्कता झलक रही थी। उसकी स्थिति ठीक नहीं थी और वह तुरंत वहां से चला गया। उनका स्वरूप कुछ हद तक हास्यपूर्ण था। चूंकि एक छोटे बच्चे को, जिसने अभी अभी अपनी भाषा सीखी थी, खोज लिया गया था, इसलिए यदि कोई सचमुच उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसके सतर्क रहने का क्या फायदा था। हालांकि तांग हुआन न केवल हंसा, बल्कि उसे और भी अधिक दया आई। ये छोटा सा जीव संभवतः काफी समय से जंगल में अकेला रहता था और इस तरह की स्थिति बनने से पहले उसने कई खतरों का भी सामना किया था। गुफा में प्रवेश करने के बाद बच्चे के कदम अनियंत्रित रूप से तेज हो गए और जब वह तांग हुआन के करीब पहुंचा तो उसकी गति धीमी हो गई। तांग हुआन ने भेड़िए के पैर से मांस का एक छोटा टुकड़ा फाड़ा और उसे सौंप दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां मांस को छूने वाली थी, उसने अचानक गति बढ़ा दी, मांस छीन लिया और गुफा से बाहर भाग गया। वह गलती से कलाबाजी खा गया, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ और तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह गुफा से बाहर नहीं आ गया। वह अपना भोजन निगलते हुए अंदर की स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। कुछ देर बाद बच्चे ने खाना खत्म किया और फिर से तांग हुआन की ओर देखा। तांग हुआन को अपनी नाक में थोड़ी खटास महसूस हुई। अपनी ताकत से वह आसानी से बच्चे को पकड़ सकता था और एक ही बार में उसे भर सकता था। हालांकि अंत में तांग हुआन ने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना। वह उसे बार बार मांस की पट्टियों से फुसलाता रहा ताकि वह धीरे धीरे अपनी सतर्कता कम कर सके। लगभग 15 मिनट के बाद बच्चे को अंततः तांग हुआन पर पूरा भरोसा हो गया और वह गुफा में प्रवेश कर गया तथा उसके पास बैठ गया। 15 मिनट बाद गोलपेट वाला बच्चा तांग हुआन के कपड़ों में लिपटा हुआ अलाव के पास गहरी नींद में सो गया। ज़ियाओबुदियन और रेनबो स्पिरिट माउस बच्चे के पास बैठे हुए थे। रेनबो स्पिरिट माउस अभी भी ठीक था, वह म्यूयान के पीछे पीछे चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ज़ियाओबुदियन ने इनमें से कई बच्चों को देखा था, लेकिन वह पूरी तरह से एक देहाती व्यक्ति बन गया था, अपनी आंखें घुमा रहा था और पूरे स्थान को देख रहा था। एक बच्चे के अचानक प्रकट होने से जाहिर तौर पर उसे नवीनता का एहसास हुआ। पिता, नींद में बच्चा अपना छोटा सा मुंह चटकाता था और बच्चों जैसी आवाज निकालता था तथा धीमी आवाज में रोता था। ओह! ये शब्द सुनकर तांग हुआन दंग रह गया, फिर हंसा। लगता है आज मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी। पहले मेरे पास मजबूत अनुयायी थे, फिर मुझे एक प्यारी सी बेटी मिली। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि बच्चा लड़का नहीं, लड़की है। हुम्फ! म्यूयान ने ठंडी सांस ली, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। तांग हुआन को भी कोई आपत्ति नहीं थी, वह केवल हंसा और पलक झपकते ही उसने उस छोटी लड़की की ओर देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। काफी देर के बाद ज़ियाओबुदियन ने भी अपना पेट खोला, अलाव के पास फैल गया और इंद्रधनुषी आत्मा चूहा एक गेंद की तरह मुड़ा हुआ अपने पेट के बल लेटा हुआ था। गुफा पूरी तरह से शांत हो गई और केवल चिंगारियों की चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद सो रही लड़की पलटी, उसकी आंखें चुपचाप एक छोटी सी दरार खोल रही थी। उसकी नजर जानबूझकर या अनजाने में म्यूयान के बगल में लकड़ी की छाती पर घूम रही थी। उसकी काली आंखों में एक चालाक नजर थी। अलाव धीरे धीरे बुझ गया। टिमटिमाती कोयले की लपटें गुफा के अंदर की आकृतियों को रोशन कर रही थीं। अनजाने में ही सूरज उगना शुरू हो गया था। अचानक म्यूयान की आंखें थोड़ी सी खुलीं और चुपचाप उसकी छाती में चला गया। उसकी भौहों के बीच हत्या की मंशा उभर आए और उसके नाजुक चेहरे पर एक निर्दयी भाव भी उभर आया। हाँ, ज़ियाओबुदियन अचानक पलट गया और उठकर बैठ गया और अपनी गहरी नीली आंखों से म्यूयान को घूरने लगा। इस अचानक जागृति से म्यूयान का नाजुक शरीर कांपने लगा। उसका दाहिना हाथ अचानक जम गया, बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी दोनों आंखें तांग हुआन पर टिकी थी जो उसके ठीक सामने था, और ये देखकर कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वह थोड़ा शांत हुई और ज़ियाओबुदियन को जबरन मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। ज़ियाओबुदियन ने संदेह में अपना सिर खुजलाया, फिर वापस सीधा लेट गया और गहरी नींद में सोता रहा। 7 रंगों वाला आत्मा चूहा जो ज़ियाओबुदियन के पेट से नीचे गिरा था, उसने अपनी आंखें रगड़ी और फिर अपने 4 पंजों का उपयोग करके ज़ियाओबुदियन के मोटे पेट पर फिर से चढ़ गया और बेहोश होकर सो गया। ये देखकर म्यूयान को बोझ से राहत मिली। उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे उसके कपड़ों से बाहर निकला और जब उसने फिर से ज़ियाओबुदियन को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दिया। वह भी मौत से डरती थी, लेकिन खुद को अपमानित करने और एक यादृच्छिक अनुयायी बनने की बजाय साफ सुथरी मौत मरना बेहतर था। हालांकि उसने आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं की। वह मरना और अपमानित होना नहीं चाहती थी। इस तरह केवल तांग हुआन को मारने से ही म्यूयान खुद को मुक्त कर पाएगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्लू ड्रैगन उसकी हत्या के इरादे के प्रति इतना सतर्क होगा।
चूंकि ज़ियाउद्दीन ने पहले ही उसका पर्दाफाश कर दिया था, इसलिए वह केवल हार मान सकती थी। सौभाग्यवश वह उसे दिखाई नहीं दी। हालांकि जैसे ही म्यूयान ने राहत की सांस ली, उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ गईं। उसने अचानक महसूस किया कि तांग हुआन के होठों के कोने मुड़ गए थे और एक उपहासपूर्ण मुस्कान प्रकट हुई, लेकिन जब उसने देखा, तांग हुआन का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। क्या यह एक भ्रम था? जैसे ही म्यूयान को संदेह हुआ, दूर से पौधों के हिलने की आवाज आई, उसके बाद तेज शोर हुआ। देखो, सामने पैरों के निशान हैं। पैरों के निशान इतने छोटे हैं, क्या ये हो सकता है कि हमारा सामान चुराने वाला कोई बच्चा हो? बच्चा? ये कैसे संभव है? क्या कोई बच्चा इस फैंगमिंग पर्वत पर जीवित रह सकता है? अरे, उसे पकड़ने के बाद मुझे देखना होगा कि मैं उससे कैसे निपटता हूँ। इन दो अतुलनीय फलों को खोजने के लिए मैंने इतनी परेशानी उठाई है कि अब मैं इन्हें खाना भी नहीं चाहता। सोचिए कि वे सब उसी ने चुराए थे। मेरा अग्नि बादल फल भी चला गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उस समय न केवल म्यूयान ने गुफा से बाहर देखा, बल्कि तांग हुआन ने भी अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपनी नज़र गुफा से बाहर घुमाई। लगभग एक ही समय पर ज़ियाउद्दीन और इंद्रधनुषी आत्मा चूहा कांप उठे और जाग गए। दोनों नन्हे बच्चों ने कोई आवाज नहीं निकाली। उनमें से एक ने कुछ ही कदमों में तांग हुआन के शरीर पर छलांग लगा दी और कपड़े के थैले में घुस गया, जबकि दूसरा म्यूयान के कॉलर के माध्यम से उसकी छाती में घुस गया। पिता! इस समय छोटी लड़की नींद में उठ बैठी। पहले तो वह हैरानी से उसे देखती रही, लेकिन जब उसकी नज़र तांग हुआन पर पड़ी, तो लड़की के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। वह कोमल स्वर में चिल्लाई, अपने शरीर के चारों ओर लिपटे लबादे को झटका और कांपते हुए तांग हुआन की ओर दौड़ी और उसकी बांह को कसकर पकड़ लिया। कोई आवाज आ रही है। वहां कोई है। उद्धरण चिन्ह। यह एक गुफा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़की की आवाज सुनकर बाहर खड़े मार्शल योद्धा तुरंत चौंक गए। कुछ चीखें सुनाई दी और अगले ही पल कुछ आकृतियां तांग हुआन की दृष्टि में आईं। पिता! छोटी लड़की इतनी डर गई कि वह कांपने लगी और तांग हुआन को और भी कसकर गले लगा लिया। उसकी चमकदार काली आंखें भय से भरी हुई थीं, मानो उसे डर हो कि वह अचानक गायब हो जाएगा। डरो मत, ये देखकर तांग हुआन मुस्कुराया और धीरे से छोटी लड़की के सिर को कुछ बार सहलाया, फिर उसे उठाकर खड़ा हो गया। वह म्यूयान के सामने आया और छोटी लड़की को उसे सौंप दिया, फिर कहा, म्यूयान, पहले उसे गले लगाओ। वास्तव में उनके स्वर में एक अडिता थी। म्यूयान ने अवचेतन रूप से इसे ले लिया। शायद यह उसके सीने के सामने की दो कोमलता भरी गांठों को छूने के कारण हुआ था, लेकिन न केवल छोटी लड़की, जो शुरू में भयंकर प्रतिरोध कर रही थी, ने तुरंत संघर्ष करना बंद कर दिया, बल्कि उसका शरीर भी उसके आलिंगन में सिमट गया। उसकी दोनों छोटी छोटी बाहें उसकी ज़ैद जैसी गर्दन को गले लगा रही थीं और उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान उभर आई। माँ! क्या क्या माँ? माँ! म्यूयान एक पल के लिए हतप्रभ रह गई, मानो वह किसी सपने से जागी हो, और उसका सुंदर चेहरा तुरंत आग की तरह लाल हो गया। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। माँ! लड़की के होंठ पिचक गए और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से एक एक आंसू की बूंद बह निकली, जो इस तरह कांप रही थी मानो अभी टपकने वाली हो। जी। रेनबो स्पिरिट माउस बड़ी मुश्किल से म्यूयान और लड़की के बीच से बाहर निकला। वह हौंकते हुए म्यूयान के कंधे पर बैठ गया और लड़की पर अपने दो छोटे पंजे तेजी से हिलाने लगा। उसका रूप देखकर लड़की तुरंत रोने लगी और मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें अदम्य जिज्ञासा से भरी थीं। लड़की और रेनबो स्पिरिट माउस की उपस्थिति, साथ ही म्यूयान की अजीब स्थिति को देखकर तांग हुआन को लगा कि यह बेहद मजेदार था। यहाँ सचमुच कोई है। गुफा के बाहर से उत्साहपूर्ण हंसी की आवाजें आईं। तांग हुआन की आंखें जम गईं। वह अचानक घूम गया, अपने लंबे ब्लेड को पकड़े हुए वह बाहर चला गया। जब वह गुफा से बाहर चला गया, उसके चेहरे पर मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई थी। फुट विज। उस समय वहां चार आकृतियां बिजली की तरह उड़ती हुई आ रही थीं। जो लोग आए थे वे सभी 20 या 30 वर्ष की आयु के युवा थे। सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर मूंछें थीं, उसने गहरे हरे रंग का कढ़ाईदार लबादा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक लंबी कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी का हैंडल हल्की पीली चमक बिखेर रहा था, लेकिन कुल्हाड़ी का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। तांग हुआन को देखकर वे चारों चौंक गए, और जब उन्होंने म्यूयान को देखा, विशेष रूप से उसकी बाहों में छोटी लड़की को, तो वे निराशा में एक दूसरे को देखने लगे। क्या सचमुच कोई बच्चा है? हरे वस्त्र पहने व्यक्ति बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने अपने पीछे खड़े काले कपड़े पहने दुबले पतले आदमी की ओर हैरानी भरे भाव से देखा। तियान हॉन, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? हम सभी पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए यहाँ आए हैं। हम गलत नहीं हो सकते। यद्यपि गाओ होंग नामक काले कपड़े वाला व्यक्ति भी हैरान था, फिर भी उसने अपना सिर हिलाने में संकोच नहीं किया। मेरे दोस्तों, क्या आप उस बच्चे को हमें दे सकते हैं? इस समय एक सुंदर चेहरे वाला युवक अचानक अपने हाथों को कप के आकार में करके मुस्कुराया। मैं अपना बच्चा तुम्हें क्यों सौंपूं? तांग हुआन की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। आपके बच्चे? ये सुनकर सुंदर आदमी अचानक मुस्कुराया। दोस्त, तुम्हें तो मजाक करना आता है। बच्चा न केवल गंदगी और धूल से सना हुआ है, बल्कि उसके पास कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं है। उसके शरीर पर भी कई जख्म हैं। इस दुनिया में माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, जब उनके पास उन्हें प्यार करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं है?
यदि मेरा अनुमान सही है तो ये बच्ची संभवतः आसपास की किसी आध्यात्मिक पर्वतीय आत्मा का अवतार है और मित्रों को उसके दयनीय रूप से धोखा नहीं खाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रोंगक्वी, तुम बहुत होशियार हो, तुमने एक ही नज़र में उसके झूठ को पहचान लिया। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये छोटा बच्चा वही है जिसे हम खोज रहे हैं, हम उसे पकड़ेंगे और उसके पैरों के निशानों का हमारे पैरों के निशानों से मिलान करेंगे। उद्धरण चिन्ह। हरे कपड़े पहने आदमी जोर से हंसा, अपने हाथ में लंबी कुल्हाड़ी उठाई और तांग हुआन की ओर कुल्हाड़ी की धार तान दी। बच्चे, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो इस बच्चे को सौंप दो, वरना क्या मुझे दौड़ने की जरूरत है? नहीं तो क्या? तांग हुआन ने आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसकी आंखों में उपहास का निशान देखा जा सकता था। अन्यथा हमें निर्दयी होने का दोष मत दो। हरे कपड़े पहने आदमी ने अपने हाथ में लंबी कुल्हाड़ी तौली और कुटिलता से हंसते हुए कहा, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस बच्चे को हमें सौंप दो और हम तुमसे कोई झंझट नहीं लेंगे। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती बाहर निकलना चाहते हो तो तुम मौत को दावत दे रहे हो। हमें किसी अधीर व्यक्ति की इच्छा पूरी करने में कोई आपत्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पिताजी, माँ, मुझे डर लग रहा है। म्यूयान की बाहों में छोटी लड़की ऐसी लग रही थी मानो वह हरे कपड़े वाले आदमी की शैतानी नज़र से बुरी तरह डर गई हो और उसका छोटा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। पहले आप अंदर जाइए। तांग हुआन ने म्यूयान की ओर हाथ हिलाया और जब वह एक बार फिर चारों की ओर देखने के लिए मुड़ा तो उसकी आंखों के सामने एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। भागो। अगले ही पल तांग हुआन ने ठंडे स्वर में वे शब्द बोले। क्या? भाड़ में जाओ। उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन की बातें सुनकर उनमें से कुछ लोग दंग रह गए, खासकर हरे कपड़े वाला आदमी। उसे अपने कानों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उसने तांग हुआन की घंटी जैसी आंखों को देखा और बुदबुदाया, तियान होंग, रोंगक्यू, काओशेंग, मैंने गलत नहीं सुना, उस बदमाश ने वास्तव में भागो कहा था। इतना कहते ही हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने 2 बड़े कदम आगे बढ़ाए और अजीब सी आवाज में हंसते हुए कहा, आओ आओ, तुम्हारे पिता यहीं खड़े होंगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपने पिता को कैसे भगाओगे। होंगशिन, सावधान रहो। ठीक इसी समय सफेद कपड़े वाला आदमी जो पूरे समय चुप था अचानक बोल उठा, ये व्यक्ति सबसे अधिक संभावना है। तांग हुआन। उद्धरण चिन्ह। क्या? तांग हुआन। उद्धरण चिन्ह। तियान होंग, रोंगक्वी और हरे कपड़े पहने होंगशिन नामक व्यक्ति के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। होंगशिन और भी अधिक चिंतित हो गया और उसने पूछा, काओशेंग, क्या आप निश्चित हैं? जरा उसके हथियार को तो देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तियान होंग, रोंगक्यू और होंगशिन की नज़र तांग हुआन के हाथों में पकड़े लंबे ब्लेड पर पड़ी। रेनबो शॉक ब्लेड। होंगशिन ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, होंग ताओ के मारे जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसका हथियार तांग हुआन के हाथों में आ गया है। बट तुम सचमुच तांग हुआन हो। फीनिक्स शहर के भीतर कई मार्शल योद्धा आपका इंतजार कर रहे हैं। फैंगमिंग पर्वत के भीतर और भी अधिक मार्शल योद्धा आपकी तलाश कर रहे हैं। हा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बिल्ली अभी अभी मरे हुए चूहे से टकरा गई है? तियान होन को होश आया और उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। तकदीर, ये स्वर्ग की इच्छा है। उद्धरण चिन्ह। रोंगक्वी का सुंदर चेहरा उसकी अत्यधिक उत्तेजना से विकृत हो गया। तांग हुआन, हमें सचमुच आपको धन्यवाद देना है। यदि आपने अभी सीधे ही उस बच्चे को सौंप दिया होता तो शायद हम उसे भूल जाते। सौभाग्य से आपने ऐसा नहीं किया और हमें होंग ली और होंग ताओ का बदला लेने का मौका दिया। उद्धरण चिन्ह। इस समय उनके दिलों की खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। तांग हुआन एक ऐसी शख्सियत थी जिसे हर कोई देखना चाहता था। आप दोनों होंग कियांग और होंग ताओ को जानते हैं। अपनी नज़र उन पर घुमाने के बाद तांग हुआन अचानक मुस्कुराया। ये सही है, तांग हुआन, तुम सचमुच बहुत साहसी हो, जो तुमने होंग जिंग और होंग ताओ को भी मारने का साहस किया। रोंगक्यू ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में उत्तेजना को शांत किया और फिर तांग हुआन को सिर से पैर तक देखा। उसकी आंखों में उपहास का एक निशान था। ओह, मैं होंग कियांग और होंग ताओ को क्यों नहीं मार सकता? उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि आप अभी भी होंग कियांग और होंग ताओ की असली पहचान नहीं जानते हैं। जो भी हो, मैं पहले तुम्हें मरने दूंगा। रोंगक्यू ने तांग हुआन को ऐसे देखा जैसे वह एक मरा हुआ आदमी हो। मूल महाद्वीप में 3 जनरल हैं और कमांडर जनरल होंग लियांग है। तांग हुआन, जिस होंग ली को तुमने मारा है, और होंग ताओ, कमांडर होंग परिवार के 2 युवा स्वामी हैं। वे सब तुम्हारे हाथों मारे गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी जीवित रह सकते हो? ये सही है। तियान होंग भी हंस पड़ा। इस बार हम 2 रियल्स मैदान से आए थे और मूल रूप से मूल महाद्वीप पर लौटने की योजना बनाई थी। ये पता चलने के बाद कि भाई होंग कियांग और होंग ताओ मारे गए हैं, हमने अपना रास्ता बदल दिया और फैंगमिंग पर्वत की गहराई में चले गए, जहां हम लंबे समय से आपकी तलाश कर रहे थे। अगर यह बात न होती कि उस बदमाश ने हमारी चीजें चुरा लीं, तो शायद हम आज सुबह ही वहां से चले गए होते। वह छोटा बच्चा सचमुच हमारा भाग्यशाली सितारा है। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें लगता है कि मैं निश्चित रूप से मर चुका हूं? तांग हुआन की आंखों में अचानक कुछ अजीब भाव आ गया। भले ही आपने फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, लेकिन आप केवल स्टेज 5 के मार्शल मास्टर हैं और हम सभी 4 लोग स्टेज 6 के मार्शल मास्टर हैं। तांग हुआन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी भागने का मौका है? रोंगक्यू ने मुस्कुराते हुए तांग हुआन को देखा, उसकी आंखें उपहास से भरी थीं।
समय बर्बाद करना बंद करो, जल्दी करो और आगे बढ़ो। उसे मार डालो। मार्शल हॉन्ग को निश्चित रूप से भारी इनाम मिलेगा। अंततः उससे मिलने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, मैं उसे भागने नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। हॉन्ग शिन पहले से ही अधीर था। उसने अपना मुंह खोला और बेतहाशा हंसा। उसके हाथ में लंबी कुल्हाड़ी से एक तेज रोशनी निकली, जिसकी गति नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती थी। ये शून्य को चीरती हुई तांग हुआन पर टूट पड़ी। कुल्हाड़ी की धार से एक अत्यंत तेज आभा निकली, मानो इसे कोई रोक नहीं सकता था। यह अटूट थी। भाग जाना। क्या मुझे दौड़ने की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन के मुंह का कोना सिकुड़ गया। लगभग उसी समय जब हॉन्ग शिन ने ये कदम उठाया, उसने पहले से ही 8 फीनिक्स फ्लैशिंग तकनीक का उपयोग किया था और क्षैतिज रूप से आगे बढ़ गया था। इस बीच उसके हाथ में मौजूद रेनबो रेजिंग ब्लेड उसी समय उछला और तियान हॉन्ग की ओर बढ़ गया। जहां भी ये लंबा ब्लेड गुजरता, ब्लेड की नोक पर एक झुलसाने वाली गर्मी की लहर संघनित हो जाती। एक क्षण में वह एक धधकती ज्वाला में परिवर्तित हो गया और दहाड़ता हुआ आगे बढ़ गया। भयावह गर्मी की लहरें तेजी से फैल रही थीं, जिससे आसपास का स्थान चरमरा रहा था और जमीन पर घास और पेड़ तेजी से सूख रहे थे। ये प्रभावशाली रूप से बर्निंग स्काई स्लैश ब्लेड आर्ट रिपलिंग विंड एंड वेव का पहला कदम था। वर्तमान में तांग हुआन अभी भी स्टेज 5 मार्शल मास्टर था, लेकिन निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलय के बाद अगर वह फिर से बर्निंग स्काई स्लैश वेव स्लैश का उपयोग करता तो क्या इसकी शक्ति 10 गुना अधिक मजबूत नहीं होती? तांग हुआन के ब्लेड की ताकत को महसूस करने के बाद, चाहे वह हॉन्ग शिन हो जिसने पहले ही हमला शुरू कर दिया था, या तियान हॉन्ग, रोन क्यू या काओ शेंग, सभी के भाव काफी बदल गए। विशेषकर तियान हॉन्ग, जिसने हमले का खामियाजा भुगता। यदि कृपाण की आभा इतनी तीव्र और भयंकर थी, तो चकमा देना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। बस तियान होंग वास्तव में एक मार्शल योद्धा था, जिसने 2 रियल्म्स मैदान से बाहर निकलने के लिए लड़ाई लड़ी थी। दांत पीसते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े काले भाले को ब्लेड की ओर बढ़ाया और काले भाले की छायाओं का एक घेरा तेजी से फैलते हुए ब्लैक होल की तरह फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो वे ज्वाला में बवंडर में समा जाएंगे। डिंग। पलक झपकते ही धातु के टकराने की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। काले भाले के आकार की छायाओं का समूह बिजली की तरह धधकते बवंडर से टकराया। एक क्षण में वह तपती धूप में बर्फ की तरह पिघल गया। अगले ही पल तियान हॉन्ग को एक अजेय शक्ति का एहसास हुआ। उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा भाला अनियंत्रित रूप से हिलने लगा, जबकि आग की भयंकर लपटें निकलने लगीं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, वह गर्मी की लहर की चपेट में आ गया। तांग हुआन के हाथ में मौजूद इंद्रधनुषी ब्लेड उसकी छाती में घुस गई थी और एक भयानक गर्मी फैल गई, जिसने एक पल में तियान हॉन्ग के शरीर का सारा पानी वाष्पित कर दिया। तियान हॉन्ग, हॉन्ग शिन, रोन क्यू और काओ शेंग चिल्लाए। इस समय उन्हें अपने क्रोध की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके दिल पहले से ही गहरे सदमे से भरे हुए थे। तियान हॉन्ग, एक प्रतिष्ठित स्टेज 6 मार्शल मास्टर, वास्तव में तांग हुआन के एक ही वार से मारा गया था। 5वें चरण के शिखर पर मार्शल मास्टर का एक हिस्सा अवश्य था, जिसमें 6ठे चरण के मार्शल मास्टर को मारने की शक्ति थी, लेकिन यह भी इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा तियान हॉन्ग को पहले ही 2 साल के लिए स्टेज 6 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया जा चुका था। हालांकि तांग हुआन ने बिल्कुल भी विराम नहीं लिया। अपने लंबे ब्लेड के एक झटके के साथ तियान हॉन्ग का सूखा हुआ शरीर क्षैतिज रूप से उड़ गया और हॉन्ग शिन की ओर वार कर रही लंबी कुल्हाड़ी से टकराया। यदि ऐसा हुआ तो तियान हॉन्ग निश्चित रूप से 2 हिस्सों में कट जाएगा। जब हॉन्ग शिन ने यह देखा तो वह चौंक कर जाग गया। लंबी कुल्हाड़ी सिकुड़ गई और आखिरकार वह हमले से बचने में कामयाब हो गई, लेकिन इस बार उसने उसे इस हद तक दबा दिया कि वह खून की उल्टी करने लगा। हालांकि इससे पहले कि हॉन्ग शिन अपनी सांस ले पाता, तांग हुआन पहले ही हवा में उछल चुका था, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद इंद्रधनुषी कृपाण एक अदम्य बल के साथ आकाश से नीचे गिर पड़ा। एक तीखी सीटी की आवाज के साथ ज्वलंत लाल कृपाण एक विशाल लाल प्रकाश में परिवर्तित हो गया, जो एक गर्म धारा की तरह नीचे गिर रहा था। गर्जन। हॉन्ग शिन की आंखें बड़ी खुली हुई थीं और वह जंगली जानवर की तरह दहाड़ रहा था। अपनी लगभग पूरी ताकत लगाते हुए उसने अचानक अपनी लंबी कुल्हाड़ी उठाई। एक सांस के अंतराल में टक्कर की आकाशीय ध्वनि ने पृथ्वी को हिला दिया। एक भयावह शक्ति क्यूई ज्वलंत इरादे के साथ हर दिशा से बाहर आई और आसपास के स्थान में जहां कुल्हाड़ी और ब्लेड मिले, वहां एक हल्की लहर वास्तव में देखी जा सकती थी, जो नंगी आंखों से भी देखी जा सकती थी। लगभग उसी समय हॉन्ग शिन ने दबी हुई कराह निकाली। उसकी भुजाएं सुन्न हो गईं, लंबी कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई और उसका मजबूत शरीर आने वाली गर्म लहर के कारण बार बार पीछे की ओर धकेला जा रहा था। वह जानता था कि तांग हुआन एक हथियार परिशोधक था, लेकिन उसने कभी एक युवा हथियार परिशोधक नहीं देखा था जो सच्ची आग की शक्ति को सक्रिय करने के बाद इतनी मजबूत गर्मी पैदा कर सकता था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे किसी भट्टी में डाल दिया गया हो। यदि वह एक क्षण भी और उसी स्थान पर रुका रहे, तो भी उसे ऐसा लगेगा कि वह जलकर राख हो जाएगा। हालांकि इससे पहले कि वह इस गर्मी की लहर से बच पाते, एक और भी अधिक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। अग्नि सी लाल लंबी तलवार एक बार फिर स्वर्ग सी उमड़ती गर्मी में समा गई और वह अपने आकार का अनुसरण करते हुए एक छाया की तरह क्षैतिज दिशा में बहने लगी। तांग हुआन के ब्लेड के प्रहारों के बीच कोई अंतराल नहीं था। एक कट, और यह बिल्कुल गोल था। यह इतना गहरा था कि इसे ढूंढ पाना असंभव था।
तांग हुआन, रुको। उसके पीछे से एक जोरदार चीख गूंजी। उस महत्वपूर्ण क्षण में रोंग क्यू और काओ शेंग ने अंततः अपने होश संभाले, उस अत्यधिक सदमे से जिसे स्वीकार करना उनके लिए कठिन था, और वे एक ही समय में तांग हुआन की ओर दौड़े। लगभग उसी क्षण उसका शरीर हवा में उछला। रोंग क्वी की कमर पर बंधी लंबी तलवार पहले ही बाहर आ चुकी थी, और एक सियान इंद्रधनुष की तरह वह सीधे तांग हुआन की पीठ की ओर उड़ गई। हुई सीधे तांग हुआन की पीठ की ओर। काओ शेंग ने भी गति बढ़ा दी। उसके हाथ में अंगूठे जितना मोटा और 1 मीटर जितना लंबा तेज कांटा प्रकाश की एक काली किरण की तरह लग रहा था, जो बिजली की गति से तांग हुआन के बाएं कूल्हे की ओर चुभ रहा था। की ज्वलंत लाल लंबी ब्लेड ने अभी तक होंगशिन की कमर को आधे में नहीं काटा था, लेकिन तेज ब्लेड ने पहले ही उसके पेट को पूरी तरह से काट दिया था, इसलिए भले ही कोई बेहतर अमृत हो, वह उसे बचाने में सक्षम नहीं होगा। होंगशिन, रोंग क्यू और काओ शेंग की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं, और ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों में क्रोध की लपटें अभी बाहर निकलने वाली हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रोंग क्वी और काओ शेंग की ओर पीट करके तांग हुआन ने मन ही मन उपहास किया और अपने पैरों को बार बार अजीब तरीके से हिलाया। अगले ही क्षण दोनों अपना लक्ष्य खो बैठे। ची, तभी हवा में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, और वह तांग हुआन का लंबा ब्लेड था जो ऊपर से गुजर रहा था। रोंग क्यू और काओ शेंग के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन तांग हुआन जो अभी अभी मुड़ा था, उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। अपने लंबे ब्लेड को घुमाकर उसने हवा में एक चाप खींचा और फिर रोंग क्वी की ओर वार किया, जो उससे और भी दूर था। टूटे हुए बांध की तरह ब्लेड के शरीर से लगातार भयानक गर्मी की लहरें निकल रही थीं, जो तुरंत एक भयानक गर्मी की लहर में बदल गईं, जो सीटी बजाती थी और शक्ति क्यूई के साथ चलती थी। ब्लेड के संपर्क में आने की प्रतीक्षा किए बिना तांग हुआन की भुजाएं कांप उठी। उसका लंबा ब्लेड उछला और वास्तव में एक बार फिर नीचे गिरा। इस प्रकार 3 बार अतुलनीय रूप से अत्याचारी शक्ति क्यूई द्वारा लाई गई गर्मी की 3 लहरें लंबे ब्लेड का पीछा करती हुई रोंग क्यूई के सिर पर लगीं। ये चाल प्रभावशाली रूप से बनिंग स्काई स्लैश वेव स्लैश तकनीक से वेव स्लैशिंग वेव थी। ज्ञात ब्लेड तकनीक की 4 चालों में से सबसे शक्तिशाली के रूप में निर्वाण पवित्र अग्नि के सक्रियण के तहत ताकत मार्शल प्रतियोगिता में होने की तुलना में और भी अधिक स्वर्ग और पृथ्वी से भिन्न थी। पलक झपकते ही अत्यधिक घनी गर्मी की लहरें विशाल लपटों के गोले में तब्दील हो गईं, जो भयंकर रूप से भड़क उठी, आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह विशाल ज्वालाओं के गोले में परिवर्तित हो गया, जो भयंकर रूप से भड़क उठी, आकाश को ढकते हुए पृथ्वी को ढक लिया। ची ची स्विश। इसके पीछे छिपी भयावह शक्ति को महसूस करते हुए रोंग क्वी का चेहरा सदमे से बदल गया। उसने अपने दिल में डर को बलपूर्वक सहन किया और तुरंत असली क्यूई को सीमा तक धकेल दिया। उसके हाथ में लंबी तलवार पागलों की तरह नाचने लगी। तलवार की रोशनी की किरणें निकलीं और उसके सामने प्रतिच्छेदित हुईं, तुरंत तलवार की रोशनी के एक तेज हरे पर्दे में संघनित हो गईं। लगभग उसी समय काओ शेंग, जो थोड़ा बगल में और उसके पीछे था, भी आगे की ओर कूद पड़ा। उसके हाथ में जो नुकीली कील थी, वह आकाश से उड़कर आए किसी टूटते हुए तारे के समान थी, जो गर्मी की लहर को भेद रही थी। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। स्वस्थ त्वचा पाने के लिए 5 घरेलू टिप्स। 6 भारतीय महिलाएं जो खूबसूरत और दिमाग के लिए जानी जाती हैं। अगले ही क्षण एक गगनभेदी विस्फोट पूरे विश्व में गूंज उठा। हिंसक झड़प में शक्ति क्यूई से आने वाले हिंसक उतार चढ़ाव के साथ चिलचिलाती गर्मी उग्र लहरों की तरह बाहर निकली। काओ शेंग को कांटों से एक उन्मत्त शक्ति का संचार महसूस हुआ, और वह पीछे की ओर लड़खड़ाए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह हरा रंग का पर्दा तुरंत टूट गया और रोंग क्वी अपनी तलवार के साथ उड़ गया। पफट। हवा में रहते हुए रोंग क्वी ने मुंह भर ताज़ा खून थूका, जो फिर 1 दर्जन मीटर दूर जमीन पर जोरदार तरीके से गिरा। वह गर्मी की लहर के पीछे की आकृति को स्थिर रूप से देखता रहा, जो एक ठोस रूप में जम गई थी, और उसका सुंदर चेहरा भयावह रूप से विकृत हो गया जब वह चिल्लाया, काओ शेंग भागो। ऐसा लग रहा था कि छोटे 4 पात्रों ने रोंग क्वी की शेष शक्ति भी समाप्त कर दी थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रोंग क्वी का सिर एक ओर झुक गया और वह फिर नहीं हिला, लेकिन उसकी खाली निगाहें बता रही थीं कि उसका जीवन पूरी तरह से गायब हो गया था। रोंग क्यू। ये देखकर काओ शेंग को ऐसा लगा जैसे वह किसी तकनीक के जाल में फंस गया हो, और वह वहीं अचंभित होकर खड़ा रहा। चूंकि वह भागा नहीं था और न ही हमला किया था, इसलिए उसका कठोर चेहरा थोड़ा हिल रहा था। उसकी आंखों के कोनों में आंसू छलक आए और उसकी आंखों में अदम्य पश्चाताप का भाव झलकने लगा। यदि उसने तांग हुआन की पहचान उजागर नहीं की होती, तो क्या ऐसे परिणाम से बचा जा सकता था? दुर्भाग्यवश इस दुनिया में कोई अगर नहीं है। कुछ ही देर में उसके साथ आए उसके तीनों साथी भी मर गए। तुम भाग तो नहीं रहे हो? तांग हुआन ने अपना लंबा ब्लेड उठाया और उसे सीधे काओ शेंग की ओर तान दिया। उसे बिना किसी हरकत के मुंह भाव से खड़ा देखकर तांग हुआन की आंखों में एक असामान्य भाव उभर आया। हम सेना में मिले, कुछ वर्षों तक एक साथ रहे और मरे, दर्जनों वर्षों तक दानव कबीले के खिलाफ लड़े, और हम सभी भाग्य से बचने में कामयाब रहे। आज तुम तीनों मर गए, तो मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ? काओ शेंग की अभिव्यक्ति लकड़ी जैसी थी। उसकी नज़र होंगशिन, तियान होंग और रोंग क्वी के मृत शरीरों पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आप से बात कर रहा हो, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह तांग हुआन को जवाब दे रहा हो। तांग हुआन ने ये सुना और भौहें सिकोड़ लीं।
मानव कबीले के लिए होंग शिन, तियानहोंग, रोंग क्यू और काओ शेंग को दानव कबीले के खिलाफ उनके प्रतिरोध के लिए नायक माना जाता था। मांस की चक्की के युद्ध के मैदान से अंततः जीवित बचना इसके लायक नहीं था, फिर भी वे होंग जिंग और होंग ताओ का बदला लेते हुए जंगल में मारे गए थे। लेकिन अभी की लड़ाई में तांग हुआन ने निश्चित रूप से दया नहीं दिखाई होगी। यदि वे नहीं मरे होते तो मरने वाला स्वयं तांग हुआन होता। तियानहोंग, होंग शिन और रोंग क्यू युद्ध में मारे गए, इसलिए उनके पास कहने को कुछ नहीं था। हालांकि उन तीनों के मारे जाने के बाद उनके सामने मौजूद काओ शेंग ने वास्तव में जीने से इनकार कर दिया। वह उनके साथ मरना चाहता था और उनके साथ मरना चाहता था। लेकिन इससे तांग हुआन का चेहरा प्रभावित हुआ। चाहे यह उसका पिछला जीवन था या ये जीवन, तांग हुआन के लिए यह पहली बार था कि वह किसी को इस तरह देख रहा था। अपने दिल की गहराइयों से ये सच था कि तांग हुआन इस तरह के व्यक्ति के साथ कुछ भी करने के लिए खुद को नहीं ला सकती थी, लेकिन अगर उसने उसे नहीं मारा तो उसकी उपस्थिति की खबर पूरे फैंगमिंग पर्वत में फैल जाएगी। एक पल के लिए तांग हुआन हिचकिचाया। हालांकि ये झिझक केवल एक पल के लिए ही रही और फिर तांग हुआन का दिल उज्ज्वल होने लगा, मानो बादल छंट गए हों। इस संसार में यदि कोई हर चीज की परवाह करे तो जीना बहुत थकाऊ हो जाएगा और उसके कार्य उसके अपने दिल के विरुद्ध नहीं होंगे, इसलिए इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काओ शेंग, आप जा सकते हैं। इस बार मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तांग हुआन हंसा, अपनी तलवार वापस खींची और घूम गया। उसकी छाती में बेहद चिंतामुक्ति महसूस हुई। तांग हुआन, अचानक उसके पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद तांग हुआन को मांस में एक तेज ब्लेड के चुभने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह अचानक पलटा। तभी उसे एहसास हुआ कि काओ शेंग का हाथ पहले ही उसके पेट में घुस चुका था। काओ शेंग का शरीर थोड़ा झुक गया, उसकी आंखें तांग हुआन को घूर रही थीं, उसके होंठ थोड़े फड़क रहे थे, मानो वह हंस रहा हो। तांग हुआन, हालांकि हम तुम्हारे मुकाबले में नहीं हैं, लेकिन जब से तुम मूल महाद्वीप पर आए हो, तुम जीवित वापस नहीं लौट पाओगे। फीनिक्स शहर से लेकर क्रिसेंट शहर तक, आप पलक झपकते ही मेरे शालोंग साम्राज्य के कई सैन्य विशेषज्ञों से घिर जाएंगे। मृत्यु में भी आपके साथ रहने से मैं संतुष्ट हूँ। हे। दो जोरदार ठहाकों के बाद काओ शेंग जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था, हालांकि उसकी हरकतें कम होती गईं और कुछ ही देर में वह पूरी तरह से स्थिर हो गया। काफी देर के बाद तांग हुआन को अंततः होश आया और उसने अपने चारों ओर 4 मार्शल योद्धाओं को देखा। उसका दिल टूट गया और उसे अपने दुश्मनों को मारने में कोई खुशी नहीं हुई। एक क्षण के बाद तांग हुआन ने खुद को शांत किया और गुफा में वापस जाने के लिए मुड़ा। गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंचकर म्यू यान अचंभित रह गया। उसकी राय में तांग हुआन के मारे जाने की संभावना बहुत अधिक थी। स्टेज 5 का मार्शल मास्टर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह स्टेज 6 के एक मार्शल मास्टर को हराने के लिए पर्याप्त था, लेकिन तांग हुआन के पास 4 प्रतिद्वंद्वी थे। तांग हुआन 4 स्टेज 6 मार्शल मास्टर्स की घेराबंदी के तहत कितने समय तक टिक सकता था? लेकिन बहुत जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि उसने अभी भी तांग हुआन को कम आंका था। तांग हुआन, जो निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलीन हो गया था, वास्तव में अविश्वसनीय स्तर तक मजबूत था। तांग हुआन तेजी से भागा और कुछ ही समय में उसने उनमें से 3 को मार गिराया। बचे हुए व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर ली। 4 पहले जीवंत और अभिमानी चरण 6 मार्शल मास्टर अब लेट गए थे। म्यू यान अचंभित रह गया। तांग हुआन के वहां आने के बाद ही उसे होश आया। पिता, छोटी लड़की ने मधुर मुस्कान के साथ अपनी छोटी बांह तांग हुआन की ओर बढ़ा दी। उसे तांग हुआन को सौंपने के बाद म्यू यान खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, तांग हुआन, अपनी ताकत से आपको मुझे फीनिक्स नेस्ट के बाहर आसानी से मार देना चाहिए था। आप मुझे अब भी क्यों जाने दे रहे हैं? उसका हमला चूक गया और वह तुरंत पीछे हट गई। यद्यपि हुसैन ने तुरंत उस पर हमला कर दिया, लेकिन तांग हुआन ने उसका पीछा नहीं किया। पहले उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन तांग हुआन को कार्रवाई करते देखने के बाद वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। भले ही मैं निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलीन हो गई हूँ, फिर भी चाहे वह स्कारलेट प्रोफाउंड फायर पायथन के जहर को परिष्कृत करना हो या आत्मा भक्षण करने वाली सुगंध, दोनों के लिए समय की आवश्यकता होती है। तांग हुआन हंसा, उस समय आपका विश्लेषण गलत नहीं था। उस हमले के बाद मुझ में अब विरोध करने की शक्ति नहीं थी। अगर मैंने उस समय हमला जारी रखा होता तो क्या आप बिना किसी संदेह के मर जाते? म्यू यान ने हैरानी से कहा। यह सही है। तांग हुआन ने आंखें मूंद लीं और मुस्कुराया। छोटी लड़की को पकड़े हुए वह म्यू यान के पास से गुजरा और गुफा में प्रवेश किया। कुछ ही देर में वह फिर बाहर चला गया। उसकी गोद में पड़ी छोटी लड़की का नग्न शरीर एक बार फिर उसके लबादे में लिपटा हुआ था, जबकि म्यू यान अभी भी अपनी जगह पर खड़ा कुछ सोच रहा था। तुम मुझे फिर से जहर देना चाहते हो? तांग हुआन ने म्यू यान की ओर एक मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी, और कहा, केवल एक ही मौका है। अगर आप इसे चूक गए तो आपके पास दूसरा कभी नहीं होगा। हालांकि यदि आप वास्तव में प्रयास करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ दोबारा खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप इसका परिणाम भुगत पाएंगे या नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तांग हुआन के होठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। पिछले अनुभव के साथ, चाहे म्यू यान ने कितनी भी गुप्त रूप से जहर देने की कोशिश की हो, तांग हुआन अभी भी निडर रहेगा। तांग हुआन द्वारा अपने विचारों को उजागर किए जाने के बाद म्यू यान को अपने दिल की गहराइयों में कमजोरी महसूस हुई। उसने ठंडे चेहरे के साथ खर्राटे लिए और एक और शब्द नहीं कहा।
अंदर जाओ और सामान पैक करो, अब जाने का समय है। तांग हुआन ने राहत की सांस ली। कहाँ जाना है? म्यूयान तांग हुआन से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वह उसे जवाब देने से खुद को रोक नहीं सका। ड्रैगन स्प्रिंग टाउन, तांग हुआन ने 3 शब्द उगल दिए। ड्रैगन स्प्रिंग टाउन, म्यूयान चौंक गया। बिल्कुल, तांग हुआन ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, चून की क्रिसेंट सिटी की ओर जाने वाली सड़क पर अनगिनत मार्शल योद्धा मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं खुद को उनके जाल में क्यों फेंकूं? मुझे इसके विपरीत करना चाहिए और सीधे ड्रैगन स्प्रिंग टाउन की ओर जाना चाहिए ताकि स्वर्गीय लकड़ी पत्थर की तलाश कर सकूं। मुयान, मुझे लगता है कि आपको फैंगमिंग माउंटेन से ड्रैगन स्प्रिंग टाउन तक की सड़क के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। यदि आप अच्छा सहयोग करेंगे तो जब मैं 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड बन जाऊंगा तो आपको जाने दूंगा। अन्यथा आप जीवन भर मेरे अनुयायी बने रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या? म्यूयान चिल्लाए, उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ेगा? तांग हुआन हल्के से मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। म्यूयान ने तांग हुआन को ध्यान से देखा, उसकी अभिव्यक्ति बदल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है तांग हुआन, इस बार मैं तुम पर विश्वास करूंगी। थोड़ी देर बाद तांग हुआन और म्यूयान अपने रास्ते पर थे। जाने से पहले तांग हुआन होंग शिन, तियान होंग, रोंग क्यू और काओ शेंग को अपने साथ गुफा में ले आया और गुफा के प्रवेश द्वार को सील कर दिया ताकि उनके शरीर जंगली जानवरों का भोजन न बन जाएं। दोनों आकृतियां ऐसे उछली मानो वे उड़ रही हों और तेजी से आगे बढ़ गईं। एक पल में तांग हुआन की गोद में बैठी छोटी लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गई। तांग हुआन, क्या तुम सचमुच इस छोटी लड़की को साथ लाते रहोगे? म्यूयान चलते हुए फुसफुसाया। बिल्कुल, तांग हुआन हंसा, आपको उसकी पृष्ठभूमि पर जरा भी संदेह नहीं है? म्यूयान ने गहरी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि वह हमसे मिलने से पहले काफी दिनों से जंगल में रह रही होगी। इतने लंबे समय में, भले ही वे स्टेज 3 के मार्शल शिष्य ही क्यों न हो, ये संभव है कि उनके पास एक लाश भी नहीं बची होगी। 1 या 2 साल की साधारण बच्ची को जंगली जानवर क्यों नहीं खाएंगे? उद्धरण चिन्ह। इस दुनिया में हमेशा चमत्कार होते रहते हैं, तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप? म्यूयान ने गुस्से से कहा, तो फिर हम होंग शिन और अन्य लोगों द्वारा कही गई बातों को कैसे समझाएंगे? 1 या 2 साल की छोटी लड़की 4 स्टेज 6 मार्शल मास्टर्स के हाथों से सफलतापूर्वक चीजें चुरा सकती है। क्या आप उस बात पर विश्वास करते हैं जो आपने अभी कही? तांग हुआन हंसा। ठीक है, मैं अपना काम करूंगा। म्यूयान ने उपहास किया और कुछ नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन उस तीर की तरह तेजी से भागा जो कमान से छूट गया हो। जब उसने अपनी बाहों में लेटी लड़की की ओर देखने के लिए अपनी आंखें नीचे की तो उसके मुंह का कोना अनायास ही फड़क उठा और उसकी आंखें अर्थपूर्ण हो गईं। तलवार शिल्प घाटी सिर्फ एक घाटी नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत विशाल क्षेत्र था। यह क्षेत्र फैंगमिंग पर्वत के आधे भाग के बराबर आकार का था। इस क्षेत्र के केंद्र में एक अत्यंत हलचल भरा शहर था जो एक विशाल घाटी के मुहाने पर स्थित था। उस शहर को ड्रैगन स्प्रिंग टाउन कहा जाता था और पहाड़ी घाटी प्रारंभिक तलवार शिल्प घाटी थी। लेकिन समय के साथ तलवार शिल्प घाटी पूरे क्षेत्र का नाम बन गया। बहुत कम लोग इस क्षेत्र का मूल नाम जानते थे। जब मानव कबीला अपने उत्कर्ष पर था तो उसने महाद्वीप के अधिकांश हथियार शोधकों को एकत्रित कर लिया था। इसकी समृद्धि ग्लोरी कॉन्टिनेंट से भी कम नहीं थी। शहर के उत्तरी भाग में स्थित तलवार शिल्प घाटी सभी हथियार परिशोधकों की दृष्टि में शोधन के लिए पवित्र भूमि थी। उस समय महाद्वीप के लगभग सभी सबसे शक्तिशाली हथियार परिशोधक साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, औजार विधि का अध्ययन कर रहे थे, और हथियार परिशोधकों में से कोई भी तलवार शिल्प घाटी में प्रवेश करने में सक्षम होने पर गर्व नहीं कर रहा था। हालांकि आंतरिक कलह और दानव कबीले के आक्रमण के बाद सब कुछ बदल गया। ड्रैगन स्प्रिंग टाउन और स्वॉर्ड क्राफ्टिंग वैली क्षेत्र के कई अन्य शहरों का नरसंहार किया गया। कुछ दशकों बाद तलवार शिल्प घाटी क्षेत्र पर पहले से ही अनगिनत भूतों का कब्जा हो चुका था। लगभग 20 वर्ष पहले ही दक्षिण में सैकड़ों मील दूर एक नए ड्रैगन स्प्रिंग टाउन का पुनर्निर्माण किया गया था। पुराने शहर को तब प्राचीन ड्रैगन स्प्रिंग टाउन कहा जाता था। तलवार शिल्प घाटी मूल महाद्वीप के केंद्र में स्थित थी। पश्चिम में जंगल गुप्त क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम में पहाड़ फैंगमिंग पर्वत था और पूर्व में रेगिस्तान दानव क्षेत्र था। ये नवनिर्मित ड्रैगन स्प्रिंग टाउन मूल महाद्वीप की चीजों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। अपनी अनूठी स्थिति के कारण नवनिर्मित शहर अधिकाधिक समृद्ध होता गया। 20 से अधिक वर्षों के बाद, हालांकि ड्रैगन स्प्रिंग टाउन अभी भी ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन शहर जितना समृद्ध नहीं था, फिर भी वे अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान पर फीनिक्स सिटी की तुलना में अधिक मजबूत थे। उत्तर से प्रतिशोधी आत्माओं के हमलों से बचाव के लिए ड्रैगन स्प्रिंग टाउन ने एक ऊंची और मोटी शहर की दीवार का निर्माण किया था। शहर की दीवारों के बाहर कोई गांव नहीं थे, केवल मार्शल योद्धाओं के समूह थे। शहर की दीवारों के अंदर यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। ग्लोरी महाद्वीप के लगभग सभी प्रसिद्ध व्यापारी संघों की शाखाएं थीं और कहा जा सकता है कि वहां सभी प्रकार की दुकानें मौजूद थीं। ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में हजारों की संख्या में मार्शल योद्धा रुके हुए थे और वहां से गुजरने वाले योद्धाओं की संख्या और भी अधिक थी। इसके अलावा यह मानव मित्र बलों का विश्राम क्षेत्र भी था।
चाहे वे 2 रियल्म्स मैदान से वापस आए सैनिक हों या ग्लोरी कॉन्टिनेंट से भेजे गए सैनिक हों, लंबी यात्रा के बाद वे सभी कुछ दिनों के लिए यहाँ आराम करना पसंद करेंगे। इन सैनिकों की मौजूदगी के कारण ड्रैगन स्प्रिंग टाउन और भी अधिक जीवंत हो गया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में आपका निवास इतना अच्छा होगा। जैसे ही रात हुई, ड्रैगन स्प्रिंग टाउन के दक्षिण पूर्व दिशा में एक शांत प्रांगण में रोशनी जल उठी और म्यूयान की आकृतियां प्रकाश में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रही थीं। जैसे ही वे आंगन में दाखिल हुए, ज़ियाओ बुदियन और रेनबो स्पिरिट माउस तांग हुआन के शरीर और म्यूयान की छाती पर कपड़े की थैली से बाहर आ गए। रेनबो स्पिरिट माउस इस जगह से बेहद परिचित लग रहा था। जब वे घूम रहे थे तो ये शियाओ बुदियन को अपने साथ ले आया। पिताजी, माँ, भूख लगी है। तांग हुआन की बाहों में एक छोटी लड़की अपनी बड़ी काली आंखों से तांग हुआन को देख रही थी। जब उसे साफ किया गया तो उसका पूरा शरीर एक नवजात शिशु जैसा लग रहा था। उसके चेहरे की विशेषताएं उत्तम और सुंदर थीं, उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी और उसका छोटा गोल-मटोल चेहरा ऐसा लगता था जैसे हल्की चुटकी से रस उगल देगा। विशेषकर उसकी आंखें, जो रत्न के समान स्वच्छ और पवित्र थीं, जिनमें लेशमात्र भी अशुद्धता नहीं थी। अभी तो वह जैद से बनी एक प्यारी सी गुड़िया जैसी लग रही थी। जब म्यूयान ने ये सुना तो उसकी नाक फट गई। इस छोटी बच्ची के प्रति उसका संदेह कभी खत्म नहीं हुआ था और पूरी यात्रा के दौरान उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। ठीक है, फैंग मिंग, हम बाद में चलेंगे। फैंग मिंग वह नाम था जो तांग हुआन ने छोटी लड़की को दिया था। चूंकि उसने उसे फैंग मिंग पर्वत पर पाया था, इसलिए वह पर्वत को अपने नाम के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। इस अवसर का लाभ उठाकर उन रत्न भंडारों पर जाएं और देखें कि क्या आप स्वर्गीय लकड़ी पत्थर पा सकते हैं। तांग हुआन की बातें सुनकर म्यूयान, जिसने अभी अभी अपना पैकेज खोला था, अचानक हंस पड़ा। आप किस पर हंस रहे हो? तांग हुआन थोड़ा हैरान हुआ। म्यूयान ने गहरी आवाज में कहा, हालांकि हेवनली वुडस्टोन ड्रैगन क्रिस्टल जितना दुर्लभ नहीं है, फिर भी यह एक अत्यंत दुर्लभ उच्च स्तरीय रत्न है। जब भी उनमें से कोई दिखाई देता है तो उसे तुरंत ही कोई ऊंची कीमत पर छीन लेता है। एक भी नहीं, तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ी। एक भी नहीं। हो सकता है कि स्टार ओशन कॉमर्स के पास अभी भी कुछ गोलियां हों, लेकिन क्या आप स्टार ओशन कॉमर्स में जाकर सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने का साहस कर सकते हैं? यदि आप वहां जाएं भी, तो भी जरूरी नहीं कि आप इसे बेच पाएं। हेवनली वुडस्टोन जैसे उच्च श्रेणी के रत्नों के खरीदारों की कभी कमी नहीं रही। उद्धरण चिन्ह। म्यूयान के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा, जब तक कि तुम अपनी पहचान बताने को तैयार न हो। जिंगयान नामक महिला के आपके प्रति महत्व को देखते हुए, एक बार जब उसे पता चलेगा कि आप तांग हुआन हैं, तो स्टार ओशन कॉमर्स के अधीनस्थ वेई जियान आपको सीधे स्काई वुडस्टोन दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिंगयान, वह कौन है? तांग हुआन ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। क्या तुमने उसे फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग में नहीं देखा? म्यूयान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। यह उसकी है। फिर वह मुस्कुराया और धीरे से कहा, म्यूयान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ड्रैगन स्प्रिंग टाउन की स्थिति से इतने परिचित होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप शायद किसी बड़ी सत्ता में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, है ना? आप ऐसा किस लिए सोचते हो? म्यूयान की खूबसूरत आंखों की गहराई में एक अदृश्य परिवर्तन झलक उठा। तांग हुआन ने म्यूयान को देखा और धीरे से कहा, वह चीज जिसे झुलसाने वाला सूर्य पत्थर कहा जाता है, हालांकि यह बहुत उपयोगी नहीं है, फिर भी इसे शायद ही कभी देखा जाता है। इस तथ्य के अलावा कि बहुत कम लोग इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए करते हैं, यहाँ तक कि बड़े आकार के जेम्स स्टो में भी यह शायद ही कभी दिखाई देता है, फिर भी आप वास्तव में फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग में भाग लेने के लिए अपने साथ 3 स्कोर्चिंग सनस्टोन्स लाए थे। इससे ये पता चलता है कि आप बहुत समय से उस फीनिक्स फ्लेम एसेंस की चाहत रखते हैं। इसके अलावा फीनिक्स फ्लेम एसेंस के बारे में जो खबर आपको पता है, वह निश्चित रूप से फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर एकत्र हुए असंख्य मार्शल योद्धाओं से भी पहले की है। अन्यथा आपके पास झुलसा देने वाला सूर्य पत्थर तैयार करने का समय नहीं होता। म्यूयान, क्या मैं सही हूं? उद्धरण चिन्ह। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। संयोग से मेरे पास कुछ जलती धूप के पत्थर हैं। म्यूयान हंसा, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्ती वाला था। तांग हुआन केवल मुस्कुराया और फिर आगे बोला, जब से स्टार ओशन कॉमर्स ने फीनिक्स फ्लेम एसेंस की खोज की थी, तब से वह इसे रहस्य बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी 1 महीने पहले, जब ड्रैगन क्रिस्टल को ले जाने वाला काफिला फीनिक्स शहर पहुंचने वाला था, तो उन पर हमला हुआ। यद्यपि उनके प्रयास व्यर्थ थे, जिससे स्टार ओशन कॉमर्स को यह पता लगाने में मदद मिली कि फीनिक्स फ्लेम एसेंस का अस्तित्व पहले ही लीक हो चुका था। मिस म्यूयान, आपको उस समूह के साथ मिलीभगत होनी चाहिए जिसने स्टार ओशन कॉमर्स के काफिले पर हमला किया था, है ना? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज थोड़ी रुकी और फिर तांग हुआन ने म्यूयान की चुलबुली नजर को एक फूल जैसी मुस्कान के साथ देखा। शायद उन लोगों को आपने ही भेजा था, मिस म्यूयान।